अध्याय 391। यह कुछ भी नहीं है। लू कार्यशाला में एक स्टोर प्रबंधक। जब जियाओ लो ने अपनी कंपनी के नाम का उल्लेख सुना तो वह युवक को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उस बिंदु पर उनके पास अभी तक उनके बारे में कोई राय नहीं थी क्योंकि संगठन में इतने सारे स्टोर प्रबंधक थे और उन सभी को याद रखना संभव नहीं था। लेकिन इस व्यक्ति के लिए अपने राष्ट्रपति को नहीं पहचानना, इसका मतलब यह होगा कि उसे हाल ही में पदोन्नत किया गया था या वह इसे नकली बना रहा था। जब इस मामले को उठाया गया तो टैन निंगफू बेहद उत्तेजित थे। उसने अपनी मां पर नाभो सिकोड़ते हुए कहा, जो भी हो, क्या हम दादी के जागने के बाद इसके बारे में बात कर सकते हैं? यह देखकर कि वह व्याकुल है, उसकी मां ने उसके होठों में चूसा और एक और शब्द नहीं कहा। वे चारों दरवाजे के पास खड़े थे और जियाओ लो को ध्यान से देख रहे थे क्योंकि वह बूढ़ी औरत की नब्ज पढ़ रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद जियाओ लो ने धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ रखा और खड़ा हो गया। गहरी चिंता में टैन निंगफू जल्दी से आगे बढ़े और पूछा, श्री जियाओ, वह कैसी है? यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि उसने पूरे वर्षों में बहुत सारी नकारात्मक क्यूई जमा की है और इसे ठीक से बाहर नहीं निकाला गया है। इसने क्यूई के प्रवाह और रक्त की गुणवत्ता को प्रभावित किया, जिससे उसका रक्तचाप बढ़ गया। इस स्थिति के कारण उसकी खोपड़ी के भीतर दबाव तेजी से बढ़ गया और यही कारण है कि वह बेहोश हो गई। जियाओ लो ने अपनी पल्स रीडिंग के आधार पर अपना आकलन किया और कहा, मैं केवल यह मान सकता हूं कि आपकी दादी को पास होने से पहले किसी तरह से तनाव दिया गया होगा। टैन निंगफू ने अनजाने में अपनी मां को देखा क्योंकि यह सच था। उसकी मां अक्सर अपनी दादी को सबसे तुच्छ चीजों के लिए डांटती थी और वह भोजन के दौरान बूढ़ी औरत को खाने की मेज पर एक साथ बैठने की अनुमति भी नहीं देती थी। भोजन के समय उसकी दादी अपने भोजन के साथ एक स्टूल ले जाती थी और बाथरूम के दरवाजे के पास बैठती थी, सब कुछ खुद से खाती थी। और अपने 80 के दशक में होने के बावजूद उसे किराए की नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता था। उसे फर्श पर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना और बर्तन धोना पड़ता था। अपने आंसुओं को वापस लाने के लिए वह पीछे मुड़ी और कहा, श्री जियाओ, क्या आपके पास मेरी दादी का इलाज करने का कोई तरीका है? मैं उसे एक्यूपंक्चर दे सकता हूँ, लेकिन यह केवल एक अस्थायी समाधान के रूप में काम करेगा। यदि आप चाहते हैं कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें और उसे तनाव न होने दें। अभी उसके लिए सबसे प्रभावी नुस्खा आरामदायक और खुश महसूस करना है, जियो लो ने कहा। श्री जियाओ, कृपया जल्दी करें और फिर इसे करें। मैं आपके शब्दों को याद रखूंगा और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए कृपया, मैं बहुत आभारी रहूंगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वास्तविक चिंता के साथ अनुरोध किया। भले ही उसकी पत्नी ने हमेशा बूढ़ी औरत का उपहास किया था और उसे ठुकराया था, उसके कान में उसके बारे में शिकायत की थी, फिर भी खून पानी से अधिक गाढ़ा था। तथ्य यह है कि बिस्तर पर लेटा व्यक्ति अपनी जैविक मां था, जो कभी नहीं बदलेगा। जियाओ लो ने सिर हिलाया, अपनी एक्यूपंक्चर किट खोली और बूढ़ी महिला पर एक्यूपंक्चर किया। एक्यूपंक्चर के अभ्यास में विशिष्ट एक्यूपॉइंट में विभिन्न लंबाई की एक्यूपंक्चर सुइयों को सम्मिलित करना शामिल था। यह रक्त टपकने वाली तकनीक का उपयोग करके एक विशेष मार्ग के साथ यात्रा करने और अपनी तर्जनी उंगली की नोक के माध्यम से अपने शरीर से स्वाभाविक रूप से निर्वहन करने में मदद करेगा। टैन निंगफू और अन्य लोगों ने बूढ़ी औरत के शरीर में लंबी बाल पतली सुइयों को डालते हुए देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थोड़ी देर में बूढ़ी औरत की तर्जनी उंगली से गहरे रंग का खून टपक पड़ा और हर कोई आश्चर्यचकित दिख रहा था। मुझे एक वॉश बेसिन लाओ, जियाओ लो ने टैन निंगफू से कहा। टैन निंगफू तुरंत बाहर भागा और एक वॉश बेसिन पकड़े हुए लौट आया। यहाँ, श्री जियाओ, उसने कहा। जियाओ लो ने वॉश बेसिन को जमीन पर रखा। बूंद के बाद बूढ़ी औरत की तर्जनी उंगली से रक्त बह गया और वॉश बेसिन में फैल गया। फिर भी बूढ़ी औरत को होश नहीं आया। मिस्टर जियाओ, वह कब जागेगी? युवक ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा। बहुत जल्द, जियाओ लो ने केवल उन 2 शब्दों के साथ जवाब दिया। फिर वह बिस्तर के सिर पर चला गया, धीरे से पहुंच गया और बूढ़ी औरत के सिर को पकड़ लिया। धीरे धीरे उसने उसकी खोपड़ी के किनारे से एक लंबी सुई डाली। टैन निंगफू का पूरा परिवार यह देखकर कांप गया क्योंकि वह उसकी खोपड़ी में सुई डाल रहा था। क्या यह उसके मस्तिष्क को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तेजी से उनके सभी डर दूर हो गए क्योंकि बूढ़ी महिला ने अपनी उंगलियों को हिलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी खोपड़ी के भीतर इंट्राक्रैनियल दबाव कम हो गया था और उसकी स्थिति धीरे धीरे राहत मिली थी। हालांकि वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी, कम से कम वह जाग गई थी और अपने परिवेश के बारे में जानती थी। दादी। टैन निंगफू राहत महसूस करते हुए बिस्तर की ओर भागा। वह किनारे पर बैठ गई और अपनी दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया क्योंकि आंसू उसके गालों से नीचे गिर रहे थे। बूढ़ी औरत ने कुछ प्रयास के साथ अपना मुंह खोला और एक सूखी, कर्कश आवाज में उसने पुकारा, निंग फू। सभी दबी हुई क्यूई को निर्वहन करने में कुछ समय लगेगा। जियाओ लो ने समय की जांच करने के लिए अपना फोन निकाला और कहा, मुझे 11:30 बजे सुइयों को हटाने के लिए याद दिलाएं। ठीक है, टैन निंगफू ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, फिर खड़े हो गए और जियाओ लो को एक गहरा धनुष दिया। धन्यवाद, उसने कहा। आपका स्वागत है। जियाओ लो ने अब बहुत राहत महसूस की कि उसने कम से कम उसे अपना वादा पूरा कर लिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाद में लिविंग रूम में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने टिग्वानिन का एक बर्तन पीसा। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद जियाओ लो को उनके नाम पता चला। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाम तान जियानबाई था और युवक ली यूजे था। तुम किस अस्पताल में काम करते हो भाई? ली यूएजे ने शियाओ लो से बेहद सख्त और अपमानजनक तरीके से सवाल किया। जियाओ लो एक अच्छा दिखने वाला आदमी था और इसने ली यूज को असुरक्षा की भावना दी, खासकर उस क्षण के दौरान जब तान निंगफू अपनी दादी के जागने के बाद जियाओ लो के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहा था। उन्हें यकीन नहीं था कि जियाओ लो एक प्रतियोगी था और इसलिए उन्हें लगा कि इसने उन्हें टैन निंगफू की खोज में थोड़ा पीछे धकेल दिया है। मैं अस्पताल में काम नहीं कर रहा हूँ, जियाओ लो ने कहा। क्या आप अस्पताल में काम नहीं कर रहे हैं? ली यूज आश्चर्यचकित था और कहा, क्या आपके पास अपना क्लिनिक है? जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं चिकित्सा का अभ्यास नहीं कर रहा हूँ। तो आपके पास मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है? जियाओ लो एक मौन सिर के साथ सहमत हुए। ली यूजे ने एक और गंभीर अभिव्यक्ति ली और कहा, यदि स्वास्थ्य मंत्रालय को पता चलता है कि आप बिना लाइसेंस के दवा का अभ्यास कर रहे हैं तो उनके पास निश्चित रूप से उस बारे में कहने के लिए कुछ चीजें होंगी और आपको अदालत में भी ले जा सकते हैं। जियाओ लो मुस्कुराया, इस बातचीत को जारी रखने के लिए अनिच्छुक।
स्पष्ट होने के लिए उन्होंने महसूस किया कि यह उठाने के लिए एक मूर्खतापूर्ण बिंदु था क्योंकि वह एक सेवा नहीं बेच रहा था। क्या यह युवक उसे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी व्यक्ति को बचाना गलत था? लिटिल जियाओ, आपको भविष्य में अधिक सावधान रहना होगा, अन्यथा आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। ली यूज ने सलाह दी, उन्हें छोटे भाई के रूप में संबोधित करते हुए और खुद को एक वरिष्ठ पद पर पदोन्नत किया। अहम अहम। तान जियानबाई ने यह कहने से पहले कई बार खांसी की। ली, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। वह जियाओ लो को देखने के लिए मुड़ा। श्री जियाओ, आपने मेरी माँ को बचाया और मैं वास्तव में आभारी हूँ। कृपया इस पैसे को स्वीकार करें। जैसे ही वह बोला, उसने एक भेड़ की खाल के रंग का लिफाफा पकड़ा जो लाल बैंकनोटों से फट गया, आसानी से $5000 और इसे जियाओ लो को सौंप दिया। जियाओ लो ने कब से पैसे स्वीकार नहीं किए? इस दुनिया में कौन पैसा पसंद नहीं करता है? लेकिन इस बार वह यहाँ अपने द्वारा किए गए एक वादे को पूरा करने के लिए था और उसके सिद्धांतों की मांग थी कि वह उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करे। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि उसे बिल्कुल भी पुरस्कृत नहीं किया गया था। बूढ़ी औरत का इलाज करके उसके सिस्टम पॉइंट्स में 20 से 30 अंकों की वृद्धि हुई थी, यह उसका भुगतान था। जब उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो ली यूजे ने लिफाफे को पकड़ लिया और इसे टैन जियांगबो के हाथों में वापस धकेल दिया। उसने हाथ हिलाया और कहा, अंकल, मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। फिर उन्होंने जियाओ लो से कहा, लिटिल जियाओ, अपना अलीपे चालू करें, मैं आपको $20,000 हस्तांतरित करूंगा। शियाओ लो अच्छी तरह से जानते थे कि यह युवा केवल उस लड़की के सामने एक प्रभावशाली प्रदर्शन करना चाहता था जिसे वह पसंद करता था। यदि वह वास्तव में लो वर्कशॉप के स्टोर मैनेजर थे तो उनका मासिक वेतन 30,000 और $40,000 के क्षेत्र में होगा। त्रैमासिक रूप से वितरित किए गए उनके प्रदर्शन इनाम को जोड़कर $20,000 वास्तव में बटुए के लिए एक बड़ा झटका नहीं था। लेकिन शियाओ लो का स्थिति का लाभ उठाने का कोई इरादा नहीं था। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, यह ठीक है, यह एक मुश्किल काम नहीं है। नहीं कृपया श्री जियाओ, यह कुछ ऐसा है जिसे किया जाना चाहिए, यह केवल उचित है। तान जियांगबो ने कहा, ली, आप बैठ जाएं, आप हमारी ओर से ऐसा नहीं कर सकते। अंकल, $20,000 वास्तव में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक बार एक भिखारी से मिला और मैंने उसे बिना किसी सवाल के 5,000 दिए, इसलिए। ओह लिटिल जियाओ, मेरा मतलब इस तरह से नहीं था। यह सिर्फ एक सादृश्य है, नाराज न हो, ली यूजे ने कहा। अध्याय 392, बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर। ली यूजे के शब्दों ने मुझे झकझोर दिया और इसने जियाओ लो को नाराज कर दिया। तान जियानबाई की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। चाहे ली यूजे ने इसे जानबूझकर कहा था या नहीं, उनके शब्द बहुत कठोर और निर्दयी थे। श्रीमती टैन, जो रसोई में सब्जियां धो रही थी, ने उनकी बातचीत सुनी। वह बाहर चली गई और कहा, श्री जियाओ, आपको जियाओ ली के पैसे स्वीकार करने चाहिए। ओह, और हम आपकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जाओ और अपनी सब्जियां धो, और जब आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो हमें बाधित न करें। तान जियानबाई ने चेतावनी दी। वह एक बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति था और कभी भी ली यूज को अपनी ओर से पैसे का भुगतान करने की अनुमति नहीं देगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? जियाओ ली जल्द या बाद में हमारे अपने में से एक बन जाएगा। अपने पैसे खर्च करना पूरी तरह से उचित है, श्रीमती टैन ने जवाब दिया। क्या यह नहीं है जियाओ ली? आप सही कह रही हैं आंटी। हाई स्कूल के बाद से निंगफू के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। मुझे यकीन है कि अपनी ईमानदारी के साथ मैं निंगफू का दिल जीतने में सक्षम रहूंगा। ली यूजे ने विद्वानों के तरीके से सुरुचिपूर्ण तरीके से जवाब देने की पूरी कोशिश की। वह खुश था कि श्रीमती टैन पहले से ही अपने उद्देश्य की ओर झुक रही थी। श्री टैन अभी भी तटस्थ थे, लेकिन जल्द ही या बाद में उन्हें विश्वास था कि श्रीमती टैन के समर्थन के साथ वह निंगफू के पिता को खुली बाहों के साथ स्वीकार करने के लिए प्राप्त करेंगे। जैसा कि चीजें खड़ी थी, उन्होंने महसूस किया कि वह पहले से ही जीतने का टिकट पकड़ रहे थे और यह केवल समय की बात होगी कि वह खुद सुंदरता को गले लगा लेंगे। टैन निंगफू अपनी दादी के कमरे से बाहर निकली ही थी कि उसने यह सुना। ली यूज, मैंने पहले ही यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आप और मैं केवल दोस्त हो सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल मेरी शादी करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो भी आप दोनों कुछ समय के लिए डेट कर सकते हैं। जियाओ ली जैसे उत्कृष्ट लड़के के लिए यदि आप मौका चूक जाते हैं तो आपको उसके जैसा दूसरा नहीं मिल सकता है। श्रीमती टैन ने अपनी बेटी की अनिच्छा पर नाराज होकर चिल्लाया। ली यूजे ने निंगफू को आराम से रखने की कोशिश की और कहा, यह ठीक है चाची, वह अपना समय ले सकती है। मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। मुझे खेद है ली यूज, मैं इसे अब आपसे दूर नहीं रखना चाहता। सच्चाई यह है कि मेरे पास पहले से ही एक प्रेमी है। टैन निंगफू अचानक चाय पी रहे शियाओ लो के पास गया और प्यार से उसके खिलाफ झुक गया। वह मेरा प्रेमी है, उसने कहा। क्या? श्रीमती टैन और ली यूजे चुप रहने के लिए दंग रह गए और यहाँ तक कि तान जियानबाई भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे। उनके दिमाग में सवालों की बाढ़ आने लगी। क्या उसने यह नहीं कहा कि वह एक डॉक्टर था जिसे वह विमान में मिली थी? वह अचानक उसका प्रेमी क्यों बन गया? पफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने अपने मुंह से चाय को लगभग बाहर निकाल दिया। टैन निंगफू स्पष्ट रूप से उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। वह तुरंत इस मामले को स्पष्ट करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने टैन निंगफू की गिड़गिड़ाती आंखों को देखा तो वह पीछे हट गए और बिना कुछ कहे अपनी जगह पर बैठे रहे। उन्होंने फैसला किया कि वह भूमिका निभाने के लिए अपने हिस्से का काम करेंगे और इसे एक आह के साथ अंत तक देखेंगे। ली यूजे पूरी तरह से अविश्वास में खड़ा था और अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ था। निंगफू, आप मुझसे झूठ बोल रहे होंगे, है ना? वह आपका प्रेमी कैसे हो सकता है? क्या आप कुछ समय पहले विमान में एक दूसरे से नहीं मिले थे? उन्होंने जियो लो की ओर इशारा करते हुए पूछा। उतनी ही चिंतित श्रीमती टैन ने भी कहा और कहा, ओह, यह क्या है लड़की? आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? अपने दिल में उसने पहले से ही ली यूज को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया था और वह अपनी बेटी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ गंभीर संबंध नहीं बना सकती थी। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मिस्टर जियाओ लो यहाँ वास्तव में मेरा प्रेमी है, टैन निंगफू ने जवाब दिया। अपने परिवार के प्रति अधिक आश्वस्त होने के लिए वह जानबूझकर जियाओ लो के बगल में बैठ गई और उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया। ली यूज की पलकें हिल गई क्योंकि वह टैन निंगफू और जियाओ लो को एक साथ बैठे हुए देख रहा था और उसकी आंखें गुस्से से जल गई। चाहे जियाओ लो टैन निंगफू का प्रेमी था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने लंबे समय से टैन निंगफू को अपना माना था।
यह उसकी आंखों में अक्षम्य था क्योंकि वह उस महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जिसे वह किसी अन्य पुरुष के इतने करीब होने की कल्पना करता था। निंगफू, तुमने अपने लिए मेरा प्यार बर्बाद कर दिया है। ली यूजे घबरा गया। यह कहते ही वह शियाओ लो पर जमकर भड़क उठा और वहां से भाग गया। जियाओ ली। श्रीमती टैन ने उसे रोकने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन जैसा कि ली यूजे ने पूरी तरह से अपमानित महसूस किया, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह उसकी बात सुनने के लिए इच्छुक था। उसने गुस्से में दरवाजा खोला और पीछे देखे बिना बाहर निकल गया। अपने पसंदीदा दामाद को गुस्से में जाते हुए देखकर श्रीमती टैन वापस अंदर चली गई। जियाओ लो पर गुस्से से अपनी उंगली उठाई और चिल्लाई, आप यहाँ से बाहर निकलो। जियाओ लो ने अपना चाय का कप नीचे रखा, अपना सिर उठाया और उसे देखा। वह उसे विस्मय की भावना से देखने से खुद को रोक नहीं सका। टैन निंगफू की दादी के इलाज में मदद करने के इरादे से यहाँ आने के बाद यह विडंबना थी कि उसे इसके लिए बाहर निकाल दिया जा रहा था। बीएम। तान जियानबाई क्रोधित हो गई। श्रीमती टैन को देखते हुए उसने मेज को पटक दिया, खड़ा हो गया और चिल्लाया, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? श्री जियाओ हमारे मेहमान है और वह मेरी माँ का इलाज करने के लिए यहाँ आए थे। क्या आपने उसे जाने के लिए कहा था? क्या आप सरल शिष्टाचार नहीं जानते हैं और आप खुद को एक शिक्षक कहने की हिम्मत करते हैं? क्या आपकी सारी नैतिकता कुत्तों के पास चली गई है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तान जियानबाई, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? हमने ऐसे ही एक बेहतरीन दामाद को खो दिया है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी बेटी जियाओ उपनाम वाले इस आदमी के साथ बाहर जाए? वह ज्योली के बालों के एक भी स्ट्रैंड से तुलना नहीं कर सकता है। हमारी बेटी इस तरह के आदमी के साथ आनंदमय जीवन का आनंद कैसे ले सकती है? श्रीमती टैन कई डेसिबल से अपनी आवाज उठाते हुए चिल्लाई। हुआ, आप अभी भी खुद को निंगफू की मां कहने की हिम्मत करते हैं, जब आप यह भी नहीं बता सकते कि निंगफू सच कह रहा था या नहीं। वह केवल ली को अस्वीकार करने के लिए श्री जियो का उपयोग कर रही थी। वह उसे पसंद नहीं करता है। क्या आप इसे नहीं देख सकते? आप घोड़े को पानी में ले जा सकते हैं, लेकिन आप इसे नहीं पी सकते। ली वास्तव में एक उत्कृष्ट व्यक्ति है, लेकिन चूंकि निंगफू उसे पसंद नहीं करता है, इसका मतलब है कि दोनों नहीं है। तान जियानबाई ने जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि हम अभी भी एक प्राचीन सामंती समाज में हैं, जहां आप अपने बच्चे की शादी की व्यवस्था करते हैं? इसके अलावा श्री जियाओ किस तरह से ली से कम है? वह एक आकर्षक उपस्थिति का व्यक्ति है, शानदार चिकित्सा कौशल है और एक असाधारण स्वभाव है। मैं कहूंगा कि वह निश्चित रूप से एक सफल व्यक्ति है। वह खुद को विनम्र करने, हमारे घर आने और मेरी माँ का इलाज करने के लिए भी तैयार है। यह सबसे सच्चा, दयालु और सुंदर कार्य है जिसे मैंने कभी देखा है। तान जियानबाई की भावनाएं थोड़ी बढ़ गई थी, क्योंकि वह लंबे समय से अपनी पत्नी द्वारा अपनी माँ को अलग किए जाने को देखकर बहुत असहज महसूस कर रहा था। लेकिन अपने घर में सद्भाव के लिए उन्होंने अपनी माँ की भलाई की कीमत पर चुप रहना चुना। लेकिन अब उनकी माँ की बीमारी का कारण निर्धारित किया गया था और यह स्पष्ट था कि यह उनकी पत्नी के दुर्व्यवहार पर उनकी निष्क्रियता के कारण था। यह आखिरकार सिर पर आ गया था और उन्होंने वर्षों से जमा अपनी सभी निराशाओं को बाहर निकाला। तुम जिद्दी बूढ़े हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो या क्या? अगर यह हमारी बेटी की सुंदरता के लिए नहीं था तो क्या आपको लगता है कि वह आएगा? श्रीमती टैन ने जवाब में कहा, वह यहाँ आने के बाद से केवल शांत होने का नाटक कर रहा है। आपको क्या लगता है कि वह व्यक्तिगत रूप से यहाँ क्यों दिखाई दिया? अगर यह वह अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है तो यह संभवतः और क्या हो सकता है? अपनी उम्मीदों को पूरा करने में विफल रहने के लिए टैन निंगफू के प्रति नाराजगी महसूस करते हुए उसने अपनी बेटी को घूरते हुए कहा, लेकिन अन्य सभी चालों में से यह लड़की इसके झांसे में आने का विकल्प चुनती है। आप यह भी नहीं जानते कि जियाओ ली जैसे अच्छे आदमी को कैसे संजोना है। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि आपकी आंतें अफसोस से हरी हो गई है। टैन निंगफू ने उसके होंठों को काट लिया और बात नहीं की। ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानती थी कि अपनी माँ के आरोपों का खंडन कैसे किया जाए, बल्कि इसलिए कि यह महिला उसकी माँ थी। वह उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था। हाँ, एक औरत की राय, ऐसी मूर्खता। तान जियानबाई ने जोर से आह भरी और अपना खेद व्यक्त करने के लिए जियाओ लो की ओर मुड़ गया। श्री जियाओ, मुझे वास्तव में खेद है, मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे बुरा मत मानो, मैं सिर्फ एक मरीज का इलाज करने के लिए यहाँ हूँ। इलाज खत्म होने के बाद हम फिर से नहीं मिलेंगे, जियाओ लो ने कहा। अपने जवाब के बाद वह उठा और बूढ़ी औरत के कमरे की ओर चला गया। सुइयों को हटाने का समय आ गया था और वह इस जगह पर एक सेकंड के लिए भी नहीं रहना चाहता था। श्री जियाओ। टैन निंगफू ने जल्दबाजी में उसके पीछे धोखा किया। उसे पछतावा महसूस हुआ, खासकर जब जियाओ लो पहले से ही उदार और दयालु था कि वह अपनी दादी का इलाज करने आया था। अपनी माँ को जियाओ लो का इस तरह से उपहास करते देखकर उसे पता नहीं था कि स्थिति से कैसे निपटना है। जियाओ लो ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे कमरे में चला गया और फिर बूढ़ी औरत के शरीर में डाली गई पतली सुइयों को हटा दिया। जैसे ही जियाओ लो सभी एक्यूपंक्चर सुइयों को हटा रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। तान जियानबाई यह देखने के लिए गई कि यह कौन है, और जब उसने दरवाजा खोला तो वह अपने सामने खड़े 4 लोगों को देखकर कुछ आश्चर्यचकित हो गया। 2 लोग सूट में और 2 पुलिसकर्मी वर्दी में। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? हम सार्वजनिक स्वास्थ्य ब्यूरो से हैं। हमें अभी जनता से एक गुमनाम रिपोर्ट मिली है कि एक बिना लाइसेंस वाला व्यक्ति अवैध रूप से यहाँ चिकित्सा का अभ्यास कर रहा है। हम यहाँ इसकी जांच करने के लिए हैं, इसलिए कृपया हमारे साथ सहयोग करें। पार्टी का नेतृत्व कर रहे गोलमटोल व्यक्ति ने अपना अधिकार कार्ड दिखाया और फिर बिना निमंत्रण के अंदर घुस गया। अध्याय 393 शक्ति का प्रदर्शन। अध्याय 393 शक्ति का प्रदर्शन। जब 4 अधिकारियों ने घर में कदम रखा तो उन्होंने तुरंत जियाओ लो को देखा, जो अपने कमरे में एक बूढ़ी महिला पर एक्यूपंक्चर का अभ्यास करते हुए दिखाई दिए। गोलमटोल आदमी अंदर चला गया, फिर जियाओ लो की ओर अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, सर, कृपया मुझे अपना मेडिकल प्रैक्टिशन योग्यता प्रमाण पत्र दिखाएं। जियाओ लो चुपचाप अपनी एक्यूपंक्चर किट पैक कर रहा था और बिना देखे उसने जवाब दिया, मेरे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। फिर, मुझे खेद है, आपको हमारे साथ आना होगा, गोलमटोल आदमी ने जवाब दिया। गोलमटोल आदमी के बोलने के बाद 2 वर्दीधारी पुलिसकर्मी जियाओ लो के पास पहुंचे और उनमें से एक अपनी हथकड़ी भी खींच रहा था। तभी जियाओ लो ने गोलमटोल आदमी को देखा। वह एक तरह से मुस्कुराया जो एक मुस्कान की तरह लग रहा था और कहा, क्या जीवन को बचाना अवैध माना जाता है? लाइसेंस के बिना चिकित्सा का अभ्यास करना कानून द्वारा निषिद्ध है, इसलिए आपको हमारे साथ आना होगा। कृपया सहयोग करें, हम केवल अपना काम कर रहे हैं, गोलमटोल आदमी ने जवाब दिया।
उन्होंने कहा, हाँ हाँ, उसने पहले हमसे कहा था कि उसके पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह वास्तव में अवैध रूप से दवा का अभ्यास कर रहा है। आपको उसे जल्दी से गिरफ्तार करना चाहिए, श्रीमती टैन ने कहा। जब तान जियानबाई ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया और अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए उसने उसे फटकार लगाई, क्या तुम पागल हो? श्री जियाओ ने मेरी माँ को बचा लिया, आप उसे इस तरह गलत कैसे कर सकते हैं? कौन गलत कर रहा है? उन्होंने पहले कहा था कि वह चिकित्सा क्षेत्र में काम नहीं करते हैं और इसका मतलब है कि वह बिना लाइसेंस के चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं। क्या मैं गलत हूँ? मैं तुम्हारे जैसे अज्ञानी सड़े हुए व्यक्ति से शादी क्यों कर रहा हूँ? तान जियानबाई रोई, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? टैन निंगफू अपनी माँ के कार्यों पर दुखी और क्रोधित था। उसने जियाओ लो को बुलाया था और वह दयालु इरादों के साथ अपनी दादी का इलाज करने के लिए आया था। यह काफी बुरा था कि उसकी माँ ने उसे धन्यवाद नहीं दिया। वह अब सार्वजनिक स्वास्थ्य ब्यूरो के लोगों के सामने उसके खिलाफ गवाही भी दे रही थी। कृतज्ञता के साथ दयालुता लौटाना वाक्यांश से उसके कार्य कितने अलग थे। तो यह श्री जियाओ है ना? ठीक है, अब हमारे साथ आओ। गोलमटोल आदमी ने अपनी आवाज को कई डेसिबल ऊंचा उठाया और अधिकार की हवा में डाल दिया। यहाँ तक कि एक मिट्टी की मूर्ति को भी क्रोध के लिए प्रेरित किया गया होगा, एक जीवित व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। जियाओ लो का हमेशा से मानना था कि उसके पास एक समान स्वभाव था, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि यह कितना अच्छा था, टैन निंगफू की मां ने उसे इस हद तक परेशान किया था कि उसका गुस्सा अब खराब हो गया था। वह बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना केवल अपनी बुजुर्ग मां का इलाज करने के लिए उनके घर आया था। विडंबना यह थी कि न केवल उन्हें कोई धन्यवाद नहीं मिला, बल्कि उन्हें बिना लाइसेंस के दवा का अभ्यास करने के लिए भी रिपोर्ट किया गया था और अब आगे की जांच के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा पकड़ा जा रहा था। ठंडी आंखों से गोलमटोल आदमी को देखते हुए उसने कहा, और अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? चार अधिकारी दंग रह गए और उन्हें अचानक एक अजीब परेशान करने वाली सनसनी महसूस हुई, ठीक वैसे ही जैसे एक मेंढक एक जहरीले सांप की नजर में हमला करने वाला है। यह खतरे की एक खतरनाक भावना थी, जैसे कि वे किसी भी क्षण मर जाएंगे। हाँ, जरा देखो कि वह कितना घमंडी है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लाइसेंस के बिना भी इतना क्रूर व्यवहार कर रहा है। श्रीमती टैन ने ताना मारा, आप सार्वजनिक स्वास्थ्य ब्यूरो से हैं, है ना? कृपया जल्दी करें और इस भयानक आदमी को दूर ले जाएं। यह सबसे अच्छा होगा अगर आप उसके बुरे रवैये को बदलने के लिए उसे 1 या 2 साल के लिए बंद रखें। यह सुनकर गोलमटोल आदमी उसकी बातों से प्रोत्साहित हो गया और आश्वस्त हो गया कि ऐसे अभिमानी आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि कैसे व्यवहार करना है। उसने आदेश दिया, मुझे पकड़ो, है ना? उसकी आवाज अचानक रुक गई क्योंकि जियाओ लो अचानक उसके सामने दिखाई दिया था और उसके दाहिने पैर की उंगलियों पर पत्थर मारा था। चमड़े के जूते की एक जोड़ी पहनने के बावजूद लगाया गया बल इतना अधिक था कि यह गिलोटिन की तरह नीचे आ गया। हड्डियों के फटने की एक भयानक आवाज थी क्योंकि गोलमटोल आदमी के सभी 5 पैर की उंगलियां तुरंत कुचल दी गई थी। कष्टदायी दर्द तुरंत उसके मस्तिष्क में पहुंच गया और सदमे से क्षणिक चुप्पी के बाद वह एक स्वर की तरह चिल्लाया और जिन लोगों ने इसे सुना उनके रोंगटे खड़े हो गए। सार्वजनिक स्वास्थ्य ब्यूरो और पुलिस विभाग के अन्य 3 अधिकारी भी प्रतिक्रिया नहीं दे सके। जियाओ लो एक प्रेत की तरह उनके पास से चमका और इससे पहले कि वे इसे जानते थे, उनके दाहिने पैरों के सभी पैर की उंगलियां टूट गई। यह क्रूर ताकत के साथ किया गया था। उनके पैर की उंगलियों को उनके जूते के ऊपरी हिस्से की सतह के अंदर चिपके मांस के कागज तले ऊतकों में समतल कर दिया गया था क्योंकि तलवों की फटी सीमों से खून निकल रहा था। अरे वाह, मेरे पैर की उंगलियां, मेरे पैर की उंगलियां। चारों लोग दर्द से कराते हुए, लुढ़कते हुए और बुरी तरह चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़े। तान जियानबाई, तान निंगफू और उसकी मां सभी स्तब्ध थे और घबराहट की भावना से दूर हो गए थे। किसने उम्मीद की होगी कि जियाओ लो के पास इस तरह की भयानक चालें होंगी? इसके अलावा उसने सार्वजनिक स्वास्थ्य ब्यूरो और पुलिस विभाग के लोगों पर हमला करने की भी हिम्मत की। जियाओ लो ने फर्श पर कराते हुए 4 लोगों के ऊपर कदम रखा जैसे कि वह एक बगीचे में टहल रहा था और श्रीमती टैन की ओर अशुभ रूप से कदम रखा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो रही थी। रुको, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? कांपती हुई आवाज में हकलाते हुए श्रीमती टैन डर से कांप उठी। तान जियानबाई होश में लौट आए और अपनी पत्नी के सामने दौड़े, उसे बचाने के लिए अपनी बाहों को बढ़ाया। आखिरकार वह उसकी पत्नी थी और यद्यपि तान जियानबाई का मतलब उसके द्वारा कहे गए हर शब्द से था, जब उसने पहले उस पर अपमान किया था, फिर भी वह उसके पैर की उंगलियों को चकनाचूर होते हुए देखना सहन नहीं कर सका। यह उसके लिए संभालना बहुत ज्यादा होगा। घबराकर उसने विनती की, श्री जियाओ, मुझे खेद है, मैंने अपनी पत्नी को अच्छी तरह से अनुशासित नहीं किया। अगर आपको गुस्सा आता है तो इसे मुझ पर निकाल दें, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जियाओ लो ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को तेजी से दबाया, टैन जियानबाई की छाती को थपथपाया, विशेष रूप से उनके केंद्र एक्यू पॉइंट पर। अचानक अपने पूरे शरीर की ताकत और नियंत्रण खोते हुए तान जियानबो फर्श पर गिर गया। उसके अंग कमजोर महसूस कर रहे थे और वह हिलने में असमर्थ था। एक एक्यूपॉइंट हमला। फर्श पर लेटने के बावजूद दर्द से कराते हुए चारों अधिकारियों ने तुरंत इस तकनीक को पहचान लिया और वे हैरान रह गए। उन्हें मानव शरीर की गहरी समझ थी और ये एक्यूपॉइंट स्ट्राइक, जिन्हें अक्सर मार्शल आर्ट उपन्यासों में वर्णित किया जाता था और माना जाता था कि केवल कल्पना मौजूद थी। मानव शरीर के एक्यूपॉइंट सितारों से भरे रात के आकाश की तरह जटिल थे। यदि एक्यूपॉइंट पर पर्याप्त बल सटीक रूप से लागू किया गया था तो किसी को एक विशिष्ट समय के लिए गतिहीन करना संभव था। अब तक उनके सभी शोध सिद्धांत तक सीमित थे और वास्तविकता में अभ्यास नहीं किया गया था। अब जब इन अधिकारियों ने खुद एक वास्तविक एक्यूपॉइंट हमले को देखा था तो वे आश्चर्यचकित कैसे नहीं हो सकते थे। टैन निंगफू यह जानने के बावजूद सदमे में था कि जियो लो एक पहेली थी। अगर मिया को इस व्यक्ति के बारे में जानने से नहीं रोका जाता तो हवाई अड्डे के अधिकारियों के उच्च अधिकारियों ने बोइंग 747 की घटना की खबर को ब्लैक आउट क्यों किया होगा? हवाई जहाज उड़ाना कैसे है, चिकित्सा अभ्यास में बेहद कुशल होना और किंवदंती की तरह मार्शल आर्ट में पिछले मास्टर को जानना चाहिए। इन सभी विशेषताओं को एक ही व्यक्ति में पैक करने का मतलब केवल यह हो सकता है कि यह आदमी असाधारण था। दी करीब मत आओ, किसी भी करीब मत आओ, श्रीमती टैन अपनी जान के डर से घबराकर चिल्लाई। तान निंगफू डर के मारे अपनी मां के पास धीरे धीरे और जानबूझकर कदम बढ़ा रहा था क्योंकि उसकी मां डर के मारे पीछे हट रही थी। अचानक श्रीमती टैन खुद पर टूट गई और फर्श पर गिर गई, लेकिन उसने अभी भी खुद को पीछे धकेलने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना जारी रखा। श्री जियाओ,
टैन निंगफू जियाओ लो की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वह एक और शब्द कह पाती, जियाओ लो ने तुरंत अपने एक्यू पॉइंट पर टैप किया और अपने पिता की तरह वह गिर गई क्योंकि उसके शरीर ने अपनी सारी ताकत खो दी थी। अब जब उसने हर किसी की क्षमता से समझौता कर लिया था, तो जियाओ लो ने श्रीमती टैन को एक उन्मादी मुस्कान के साथ देखा। अपने शरीर को अपने बाएं पैर पर अपनी धुरी के रूप में घुमाते हुए उसने अपने शरीर को घुमाया, अपने दाहिने पैर को घुमाया, श्रीमती टैन के सिर की ओर एक लात मारी। जैसे ही उसने इसे फैलाया, हवाएं चल रही थी और श्रीमती टैन का मस्तिष्क जल्द ही मुश में बदल जाएगा, यह एक घातक झटका होगा। ठीक उसी क्षण जियाओ लो के दिमाग में कुछ कौंधता है, उसे याद दिलाया गया कि जी सिंह ने उसे फिर से नहीं मारने के लिए कहा था। सनसनाहट। उसका विनाशकारी दाहिना पैर श्रीमती टैन के सिर के बाईं ओर से इंचों की दूरी पर रुक गया। एक तेज हवा उसके अंदर बह गई, जिससे उसके चेहरे पर मांस हिल गया। श्रीमती टैन डर से पीली पड़ गई और अचानक उनके क्रॉच पर एक अंधेरा पैच दिखाई दिया। उसने डर के मारे खुद को गीला कर लिया था। जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ी और अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण के साथ उसने अपने पैर को उसके चेहरे से हटा लिया और कहा, अब आपको मौत से छूट दी गई है, लेकिन उस सजा से नहीं जिसके आप हकदार हैं। आपका पति आपको धोखा देता है, आपको खराब करता है और जब भी आप दुर्व्यवहार करते हैं तो आंखें मूंद लेते हैं। आपको केवल अपने बुरे कामों के लिए एक प्रतीकात्मक फटकार मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं आपसे परिचित नहीं हूं और आपको अपने सिर पर रौंदने नहीं दूंगा। अध्याय 394। अच्छी चीजें जो प्रतीक्षा कर रही हैं। तान जियानबाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य ब्यूरो और पुलिस विभाग के 4 अधिकारी केवल जियाओ लो को स्तब्ध चुप्पी में देख सकते थे। केवल एक पल पहले की तुलना में जियाओ लो पूरी तरह से एक और व्यक्ति में बदल गया था, क्रोध में लिपटा हुआ था और एक बुरी लकीर से घिरा हुआ था। क्या वह एक डॉक्टर नहीं थे जो मरीजों का मुफ्त में इलाज करते थे? वह अचानक एक निर्दयी कसाई में क्यों बदल गया? तान जियानबाई को पता था कि यह सब केवल इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें नाराज कर दिया था, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति में 2 बिल्कुल विपरीत स्वभावों को खोजने से हर कोई सदमे में था। एक दयालुता का था और दूसरा शुद्ध बुराई का। सचमुच यह एक स्वर्गदूत और एक दानव का एक अपवित्र मिलन था। जियाओ लो नीचे बैठ गया और श्रीमती टैन के हाथों पर सार्थक दृष्टि डाली। बुरा नहीं है, आपने अपने हाथों की अच्छी तरह से देखभाल की है। आप इस उम्र में भी नेल पॉलिश लगाती है। इसका मतलब है कि ये हाथ आपके शरीर का वह हिस्सा है जिस पर आपको सबसे ज्यादा गर्व है। श्रीमती टैन ने जियाओ लो को अपने हाथों को घूरते हुए देखा और एक ठंडा पसीना फूट पड़ा। उसे हमेशा अपने सुंदर हाथों पर गर्व था और अगर उन्हें कुछ भी होता था तो वह घृणा करती थी। चिंता से उबरते हुए उसने कहा, क्या तुम क्या करने वाले हो? कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करो, अन्यथा नहीं तो पुलिस ऐसा नहीं होने देगी, तुम्हें जाने नहीं देंगे। उसकी आवाज कांप रही थी और जब उसने जियाओ लो को देखा तो वह उसकी आंखों में हर तरह से शैतान था। उन्होंने ऐसे निर्दयी व्यक्ति को उकसाने के अपने फैसले पर अफसोस जताया। जियाओ लो ने अब बात करने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपनी एक्यूपंक्चर किट खोली, पतली सुइयों की एक श्रृंखला का चयन किया और उन्हें श्रीमती टैन के हाथों में चिपकाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में श्रीमती टैन के हाथ सुइयों में ढके हुए थे और एक साही की तरह दिखाई दिए। जब नियमित अभ्यास में लागू किया जाता है तो एक्यूपंक्चर बिल्कुल दर्दनाक नहीं था, लेकिन जियो लो ने एक अलग तकनीक का इस्तेमाल किया। श्रीमती टैन अपने हाथों से दिल को छेदने और फेफड़ों को फाड़ने वाले दर्द को महसूस कर सकती थी, जो हर चुभन में उनके मस्तिष्क तक पहुंच रही थी। ऐसा लगा जैसे उन्हें एक ब्रेजियर के ऊपर रखा गया था और धीमी गति से हिलाया गया था। दर्द असहनीय था और वह इस प्रक्रिया के माध्यम से चिल्लाई और सभी सुइयों को डालने के बाद वह अचानक स्थिर हो गई। वाह बूढ़े तन, मुझे बचाओ, जल्दी करो और मुझे बचाओ, सोब सोब। वह अपने पति तान जियानबाई के लिए चिल्लाई, लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं सका और केवल अपनी पत्नी को अंधे दोह के साथ प्रताड़ित होते हुए देख रहा था। 4 अक्षम अधिकारी दहशत में डूब गए और उन्होंने यहां आने और मामले को देखने के अपने फैसले पर खेद व्यक्त किया। उन्हें रिपोर्ट मिली थी कि कोई बिना लाइसेंस के मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है। सामान्य परिस्थितियों में उन्होंने बस इसके प्रति आंखें मूंद ली होंगी, लेकिन इस मामले में मुखबिर से $40,000 की रिश्वत बहुत लुभाने वाली थी और उन्होंने घुटने टेक दिए, तेजी से इस स्थान पर अपना रास्ता बनाया और व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकार का उपयोग किया। अगर उन्हें पता होता कि लक्ष्य इतना क्रूर व्यक्ति था तो $40,000 भूल जाओ, भले ही यह $100,000 या $200,000 हो, फिर भी वे ऐसा करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं होते। यह आदमी बिल्कुल भी इंसान नहीं था, बल्कि एक राक्षस था। अन्यथा वह फिल्म कुंग फू की तरह एक ही स्टॉम्प के साथ अपने पैर की उंगलियों को कैसे स्क्वैश कर सकता था। जियाओ लो ने सभी सुइयों को हटाने के बाद श्रीमती टैन के हाथों में गंभीर दर्द बना रहा, लेकिन कम से कम वह अब आगे बढ़ने में सक्षम थी और वह दर्द से रोते हुए फर्श पर घूमने लगी। देखो कि आपके नाखून साफ हो रहे हैं। आपके हाथ भी आपके शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक तेजी से बूढ़े हो जाएंगे। बस कल्पना करें कि वे एक मुरझाई हुई शाखा की तरह सूख रहे हैं। मुझे लगता है कि यह आकर्षक होगा, जियाओ लो ने कहा, क्योंकि उन्होंने उसे देखा और मामले को समझाया। इस महिला ने उसे लगातार उकसाया था और जहां तक उसका सवाल था, उसे लगा कि वह पहले से ही उसे इतनी हल्की सजा देकर दयालु था। जब वह समाप्त हो गया तो उसने अपना पैर उठाया, उसके ऊपर कदम रखा और घर छोड़ दिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीचे पोर्श अभी भी खड़ी थी और इसका इंजन चल रहा था और ली यूजे कार के अंदर बैठे थे। वह जियाओ लो को कफ में घसीटे जाने के दृश्य का आनंद लेने के लिए उत्सुक था। वह जियाओ लो से नाराज था और खुद से कहता रहा कि यह आदमी जीने से थक गया होगा, उस लड़की के करीब आने के लिए, इतना साहसी होने के लिए जिसे वह चाहता था। जियाओ लो को अकेले नीचे आते देख ली यूजे आश्चर्यचकित थे। उसने कार का दरवाजा खोला, बाहर चला गया और पुकारा, अरे आप सार्वजनिक स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कैसे नहीं किए गए? जियाओ लो ने उसके शब्दों का जवाब नहीं दिया, केवल उसे देखा और हंसे। निगल। ली यूजे अनजाने में एक कदम पीछे हट गया और महसूस किया कि उसकी पीठ पर बाल सिरों पर खड़े हैं। वह थोड़ा कांपने लगा क्योंकि जियाओ लो की मुस्कान अशुभ लग रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे कैसे देखता है। अचानक जियाओ लो ने उस पर चिल्लाया, अपनी 5 उंगलियों को चौड़ा कर दिया और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे पकड़ लिया। उसने खुद को जियाओ लो में खींचा हुआ महसूस किया और वह बस इसका विरोध नहीं कर सका। नहीं उसे पता था कि वह जियाओ लो के इतने करीब कैसे खड़ा था। जब उसे होश आया तो जियाओ लो की उंगलियां पहले से ही उसकी गर्दन के चारों ओर थी और उसे जा रहा था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे वह स्टील की छड़ी में जकड़ा हुआ था, क्योंकि उसे हवा में उठाया गया था और उसके पैर की उंगलियां मुश्किल से जमीन को छू रही थी। इस आदमी ने यह कैसे किया? ली यूजे हैरान था, विश्वास करने में असमर्थ था कि उसने अभी क्या अनुभव किया था और वह अब जिस स्थिति में था। मैं जो भी पूछूं उसका जवाब दो। यदि आप झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको तुरंत मार दूंगा, जियाओ लो ने कहा। जियाओ लो को अनुमान लगाने या विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि जिस व्यक्ति ने उसे अवैध रूप से दवा का अभ्यास करने के लिए रिपोर्ट किया था वह बिना किसी संदेह के ली यूजे था। वह ऐसे घृणित व्यक्ति को मारने के लिए कोई सहानुभूति महसूस नहीं करेगा। ली यूजे बहस करने और वास्तव में झूठ बोलने का प्रयास करने की स्थिति में नहीं था। वह इतना भयभीत था कि उसकी आधी आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया। उसका मुंह पानी से बाहर मछली की तरह खुलता और बंद होता रहा और उसका सिर लगातार सिर हिलाता रहा, जैसे कोई मुर्गी चावल पर चोंच मार रही हो। जियाओ लो की क्रूरता ने उसे महसूस कराया कि वह किसी भी क्षण मरने वाला था। क्या आप वास्तव में लो वर्कशॉप के स्टोर मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं? जियाओ लो ने पूछा। ली यूजे ने अपना सिर हिलाया और चिल्लाया, हाँ, मैं हूँ। आप जियांचेंग में होने के बजाय जियाहाई में क्या कर रहे हैं? क्या आप यहाँ सिर्फ मिस टैन को देखने के लिए हैं? नहीं, लो की कार्यशाला जियाहाई में विस्तारित हुई। मैं जियाहाई में तैनात लोगों का पहला बैच हूँ, ली यूजे ने कहा। ऑक्सीजन की कमी के कारण ली यूज का रंग सुअर के जिगर की तरह लाल हो गया और उसके पूरे चेहरे पर पीड़ा लिखी गई थी, लेकिन वह अभी भी अपने जीवन के डर से जियाओ लो के सवाल का जवाब देने में कामयाब रहा। मैं देखता हूँ। शियाओ लो ने एक पैर आगे फेंका और फिर ली यूएस को अपने घुटनों के पीछे पटकने के लिए अपनी एड़ी को अंदर की ओर घुमाया और उसी समय अपनी गर्दन छोड़ दी। ली यूएस घुटने की स्थिति में जमीन पर भारी गिर गए। जैसे ही उसके घुटने फर्श से टकराए, उसके घुटने की टोपी से एक क्रैकिंग आवाज आई। यह इतना दर्दनाक था कि वह भयानक रूप से चिल्लाया और उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। जियाओ लो ने अपना सेल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मिस ली, कृपया झोंगशान जिले की यात्रा करें, उन्होंने कहा। वह उठ खड़ा हुआ, आत्मविश्वास से भरा और शांत दिख रहा था। क्या ली यूजे वास्तव में एक स्टोर मैनेजर था या नकली था, जियाओ लो के लिए अभी भी अनिश्चित था। उन्हें ली जिमिंग को आने और इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। यदि वह वास्तव में लो वर्कशॉप का स्टोर मैनेजर था तो उसे तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा और फिर कभी काम पर नहीं रखा जाएगा। यदि वह नहीं था तो यह चीजों को कम जटिल बना देगा। वह बस उसे अपंग कर देता था और चला जाता था। शियाओ लो अभी ली जिमिंग के आने का इंतजार कर ही रहे थे कि पुलिस ने सायरन बजाते हुए उन्हें खींच लिया। पुलिस की 3 गाड़ियां थी। उन्हें जन स्वास्थ्य ब्यूरो से किसी ने फोन कर आरोप लगाया कि झोंगशान जिले में कोई दिनदहाड़े हिंसक व्यवहार कर रहा है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य था और इसलिए वे तुरंत अपने वाहनों में पहुंचे। तान आवास में घायल हुए 4 अधिकारियों ने सायरन की आवाज सुनी थी और एक दूसरे को सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद की थी। तान जियानबाई, तान निंगफू और श्रीमती टैन भी नीचे आ गए क्योंकि जियाओ लो के एक्यू पॉइंट हमले का प्रभाव तब तक खत्म हो गया था। पुलिस को किसने बुलाया? यहाँ हिंसा कौन कर रहा है? मुख्य पुलिस अधिकारी ने कहा। मैंने फोन किया। पब्लिक हेल्थ ब्यूरो के गोलमटोल आदमी ने अपना अथॉरिटी कार्ड दिखाया और फिर शियाओ लो की ओर इशारा किया, जो पोर्शे के बोनेट पर बैठा था। यह वह है। उसने ही हिंसा का संचालन किया। उन्होंने बिना लाइसेंस के अवैध रूप से दवा का अभ्यास किया, हमारी जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि हमारे पैर की उंगलियों को भी कुचल दिया। उसका व्यवहार बहुत अधिक है और उसके जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से दंडित किया जाना चाहिए। कृपया हमें न्याय दे, गोलमटोल आदमी चिल्लाया। जब मुख्य पुलिस अधिकारी ने चारों लोगों के दाहिने पैरों को नीचे देखा तो वह तुरंत कांप गए। उनके पैर के अंगूठे का क्षेत्र बुरी तरह से विकृत हो गया था, जैसे कि उन्हें हाइड्रोलिक मशीन द्वारा कुचल दिया गया हो। यहाँ तक कि उनका मांस और उनके चमड़े का जूता भी एक साथ चिपका हुआ लग रहा था। वह अकेला नहीं था जिसे यह भयानक लगा, क्योंकि अन्य सभी पुलिसकर्मी भी कांप गए थे। वे केवल कल्पना कर सकते थे कि ऐसा करने के लिए वह कितना क्रूर और दुष्ट होगा। उन्होंने जल्दी से अपनी बंदूकें खींची और उन्हें जियाओ लो पर तान दिया। हवा में हाथ उठाओ और अभी बैठ जाओ, मुख्य पुलिस अधिकारी चिल्लाया। शियाओ लो ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह पीछे मुड़ा और अपने बाएं हाथ में अपना फोन लेकर मुख्य पुलिस अधिकारी की ओर हाथ हिलाया। यह दर्शाता है कि कोई उससे बात करना चाहता है। मुख्य पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। यह पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी एक उच्च पदस्थ अधिकारी का बच्चा था और इसलिए उसे अपने वरिष्ठों का संरक्षण प्राप्त था? एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उन्होंने फोन लेने का फैसला किया। आखिरकार अपराधी पर इतनी सारी बंदूकें तानने के साथ उसने बहुत ज्यादा चिंता नहीं की। फोन पर कौन है? उसने सीधे चेहरे के साथ जियाओ लो के पास चलते हुए पूछा। इसका जवाब दें और आपको पता चल जाएगा, जियाओ लो ने जवाब दिया। मुख्य पुलिस अधिकारी बिना किसी स्पष्ट कारण के घबरा गए। उसने जियाओ लो को एक भयंकर चकाचौंध दी और गरजते हुए कहा, यदि आप मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत करते हैं तो कुछ सुखद चीजें आपके लिए इंतजार कर रही होंगी। मुख्य पुलिस अधिकारी ने फोन लिया और उसे अपने कान के बगल में रख दिया। लिल वांग, फोन से एक तेज आवाज आई। सी चीफ। मुख्य पुलिस अधिकारी हैरान थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह उनके तत्काल वरिष्ठ अधिकारी होंगे। उसने तुरंत अपनी आवाज पहचान ली और जिस तरह से वह बोलता था वह भी परिचित था। उन्हें यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि लाइन पर मौजूद व्यक्ति चीफ मां था। अपने आदमियों को ले लो और वापस आओ। हस्तक्षेप न करें, चीफ मां ने कहा। अध्याय 395, उसे आग लगा दो। क्या? जब मुख्य पुलिस अधिकारी ने अपने वरिष्ठ के निर्देशों को सुना तो वह एक पल के लिए दंग रह गया। संदेह उसके मन में घुस गया और उसने खुद को आश्चर्यचकित किया कि क्या जियाओ लो वास्तव में एक उच्च रैंकिंग अधिकारी का बच्चा था। लेकिन फिर भी क्या उनके लिए दिनदहाड़ी हिंसा करना और कानून की अवहेलना करना जायज है? धार्मिकता और न्याय की गहरी भावना से उत्साहित उन्होंने अपने रैंकिंग अधिकारी को चुनौती दी और कहा, चीफ मां, इस आदमी ने यहाँ कई लोगों पर हमला किया है, उनका व्यवहार अस्वीकार्य है। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य ब्यूरो और स्थानीय पुलिस स्टेशन के 4 अधिकारियों के पैर की उंगलियों को तोड़ दिया। अगर मैं उसे गिरफ्तार नहीं करता हूँ तो मैं इतना कठोर होना बंद करो। बस निर्देश के अनुसार दृश्य छोड़ दें, यह एक आदेश है। चीफ मां ने अपनी सजा पूरी करने के लिए कार्यालय के सामने हस्तक्षेप किया। मुख्य पुलिसकर्मी ध्यान से सख्ती से खड़ा हुआ और जवाब दिया, हाँ प्रमुख। फोन श्री जियाओ को वापस दे दो, मेरे पास अभी भी उससे कहने के लिए चीजें हैं, चीफ मां ने कहा और ऐसा लगता है कि वह तुरंत शांत हो गया है।
एक उच्च रैंक का मतलब पूर्ण अधिकार था, तो मुख्य पुलिस अधिकारी आपत्ति कैसे कर सकता है? उन्होंने फोन को जियाओ लो को वापस सौंप दिया। कुछ ही सेकंड के भीतर उनकी आंखें सदमे में खुल गई क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से चीफ मां को जियाओ लो से अपनी ईमानदारी से माफी व्यक्त करते हुए सुना। उनके लिए यह कल्पना करना मुश्किल था कि चीफ मां किसी के लिए इतने क्रूर हैं। क्या वास्तव में यह आदमी कौन था? मुख्य पुलिस अधिकारी ने शियाओ लो को देखा जैसे कि वह एक विदेशी था। वह सिर्फ चीफ मां की तस्वीर नहीं ले सकता था, जिसने हमेशा खुद को गरिमा और अधिकार की हवा के साथ रखा था। इस आदमी के प्रति इतना सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहा था। यह उस सम्मान से बहुत दूर नहीं था जो प्राचीन किन्नरों ने दिया था जब वे सम्राट की सेवा कर रहे थे। जियाओ लो से बात करते समय चीफ मां ने खुद को इतनी विनम्रता से नीचा दिखाया था। जियाओ लो ने फोन लटका दिया, फिर मुड़कर कहा, आपका अब यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है। इससे पहले कि आप आंखें बंद कर लें, आप जा सकते हैं। तुम मुख्य पुलिस अधिकारी गुस्से में था, लेकिन यह जानते हुए कि उसके सामने यह आदमी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे उसके वरिष्ठ को भी सम्मान के साथ व्यवहार करना था, उसने सीमा पार नहीं करने का फैसला किया। अपने आदमियों ने 4 घायल अधिकारियों को स्थानांतरित करने में मदद करने के बाद वह एक उदास चेहरे के साथ चले गए। वे थके हुए और गुर्राते हुए आए, लेकिन अपने पैरों के बीच पूंछ के साथ चले गए। उन्होंने इस बार सायरन बजाने की भी जहमत नहीं उठाई। तान जियानबाई, श्रीमती टैन और तान निंगफू ने दृश्य के उजागर होते ही अविश्वास से देखा। उनकी नजरों में पोर्शे के बोनेट पर बैठा युवक शियाओ लो पहाड़ जितना लंबा था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे पुलिस को भी रास्ता देना पड़ता था, इसलिए उसके पास कितनी शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी। ली यूज के लिए उसका चेहरा एक चादर की तरह सफेद था। वह तरकश कर रहा था और यह स्पष्ट था कि वह जानता था कि उसने गलत व्यक्ति के साथ गड़बड़ की थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह, क्या आप है? ली यूजे ने अपना सिर उठाते हुए और डर के मारे जियाओ लो को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। उसकी आवाज डगमगा रही थी और वह कांप रहा था क्योंकि उसके दिल में घबराहट की गहरी भावना थी और उसके घुटनों में तेज दर्द असहनीय था। जियाओ लो ने उसे देखा, उसके प्रश्न को अनदेखा करने का विकल्प चुना और इसके बजाय उसे एक यादृच्छिक प्रश्न फेंक दिया। इस पोर्श की कीमत 2.6 मिलियन है और अन्य लागतों को एक साथ रखने के साथ यह आपको 3 मिलियन खर्च करेगा, क्या मैं सही हूँ? जियाओ लो के बयान ने ली यूज की रीढ़ की हड्डी में सहरन पैदा कर दी और उनकी पुतलियां फैल गई। उनके दिमाग में जो पहला विचार आया वह यह था कि जियाओ लो उनकी प्यारी कार को तोड़ देगा। पूरा भुगतान या किस? जियाओ लो ने फिर पूछा। मैं किस? ली यूजे ने जवाब दिया, सच्चाई से चिपके रहने के लिए सावधान रहें और कोई भी चाल खेलने की हिम्मत न करें। डाउन पेमेंट लगभग 1.6 मिलियन है और मासिक किस्त लगभग 24,000 है, सही है? हाल ही यूजे ने सिर हिलाया और अनायास जवाब दिया, अचानक महसूस किया कि जियाओ लो अपनी कार की लागत के बारे में बहुत जानकार था। वह सच्चाई से जवाब देने के अलावा मुश्किल से कुछ और कर सकता था। क्या आपने इस कार को खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे? जियाओ लो ने अपने पैरों क्रॉस के साथ बैठे हुए अपने बाएं हाथ से अपनी ठोड़ी को लापरवाही से ऊपर उठाते हुए पूछा। हाँ। तुमने कितना उधार लिया था? 1 लाख। अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों से? शियाओ लो ने दबाव डाला। मैंने एक दोस्त से $500,000 उधार लिए। अन्य 500,000 कंपनी द्वारा दिया जाने वाला विशेष बोनस है। कंपनी ने मुझे मेरा वेतन और 1.5 साल का कमीशन अग्रिम में दिया। ली यूजे अब बहुत चिंतित महसूस कर रहे थे क्योंकि ये प्रश्न एक काल्पनिक जाल की तरह लग रहे थे जो जल्द ही उनके ऊपर डाल दिया जाएगा। लिल जियाओ। ओह नहीं बड़े भाई। बिग ब्रदर जियाओ, आप मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? कृपया बड़ा व्यक्ति बने। मैं आपसे विनती करता हूँ, बस इस बार मुझे माफ कर दें। उन्होंने विनती की, फिर टैन निंगफू की ओर इशारा किया। निंगफू और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। यह उसकी माँ की एकतरफा इच्छा थी कि हम एक साथ रहें। मुझे नहीं पता था कि वह आपकी प्रेमिका है, भाई जियाओ। अगर मुझे पता होता तो इस दुनिया में पूरी हिम्मत के साथ भी मैं उसे लुभाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसने अब जियाओ लो से डरना सीख लिया था, एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में हानिरहित और चरित्र में संयमित दिखता था, लेकिन जब क्रोधित होता था तो एक जानवर के रूप में निर्दयी। वह कैसे डर नहीं सकता था? उनके शब्दों के कारण श्रीमती टैन का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। तान जियानबाई ने तुरंत उसे एक कठोर घूरा घृणा का एक रूप दिया जो स्पष्ट रूप से उसे याद दिलाने के लिए था कि यह दामाद था जिसे उसने चुना था। जियाओ लो ने ली यूजे पर अपना सिर हिलाया और कहा, यह आपके और मेरे बीच है। मिस टैन से इसका कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत में जियाओ लो ने ली यूज के लिए चीजों को मुश्किल बनाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य ब्यूरो के साथ दवा के अपने बिना लाइसेंस वाले अभ्यास के बारे में रिपोर्ट बनाई तो जियाओ लो ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। ली यूज का व्यवहार घृणित था और इससे उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है। लो वर्कशॉप के लिए इस तरह के स्टोर मैनेजर का होना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। कंपनी के स्टोर में काम करते समय वह उत्कृष्ट प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसके कार्यों ने केवल जियो लो को बताया कि वह एक प्रतिशोधी व्यक्ति था। ली यूएस को बर्खास्त करना होगा क्योंकि अगर उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था तो वह एक दिन कंपनी के हित को नुकसान पहुंचाएगा। लगभग 5 मिनट बाद ली जिमेंग टैंगो रेड ऑडी में पहुंचे। लगभग 1.7 मीटर लंबी ली जिमेंग जब वह कार से बाहर निकली तो प्रभावशाली लग रही थी। उसने एक सफेद स्वेटर और एक स्टाइलिश आलीशान लंबा कोट पहना था। उसके पतले पैर मोहक काले मोजा में पहने हुए थे और उसकी ऊंची एड़ी ने उसे और भी लंबा बना दिया था। उसके पास चिकनी और निष्पक्ष त्वचा के साथ एक नाजुक चेहरा था और उसके बाल बड़े करीने से पोनीटेल में बंधे हुए थे। उन्होंने सिर से पैर तक एक व्यवसायी की आभा को दर्शाया। अधिकांश पुरुष दूर से उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि वे समझते थे कि ऐसी महिला कोई ऐसी नहीं थी जिसे वे जीत सकते थे। मिस ली यूजे हैरान लग रहा था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ली जिमेंग को उसके सामने खड़ा देखेगा। उसे देखते हुए उसकी आंखें सम्मान से भर गई और यह ली जिमेंग के समर्थन के कारण था कि वह रैंक स्टोर मैनेजर तक पहुंचने में सक्षम था। वह थी जिसने उसे खोजा था और उस संबंध में वह हमेशा उसे अपना श्रेष्ठ मानता था। ली जिमेंग चौंक गई जब उसने ली यूजे को जमीन पर घुटने टेकते हुए देखा। उसने जियाओ लो के पास जाते समय अपनी भौहों को थोड़ा बुना था, विनम्रता से सिर हिलाया और उसका अभिवादन किया, श्री जियाओ। श्री जियो। ली यूज की आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने देखा कि ली जिमेंग ने जियाओ लो को कितने सम्मानपूर्वक संबोधित किया। पिछले साल लो वर्कशॉप की उपलब्धियों की किंवदंती अचानक उनके दिमाग में उभर आई।
श्री झांग अब लो कार्यशाला के प्रभारी थे, लेकिन उन्हें पता था कि श्री झांग केवल एक फ्रंट और वास्तविक बॉस का एक अच्छा दोस्त था जो दृश्य के पीछे का आदमी था। अपने स्रोतों के माध्यम से वह जानता था कि लो वर्कशॉप का असली मालिक जियाओ उपनाम से चला गया था और यह ठीक यही व्यक्ति था जिसने लो वर्कशॉप को फिर से मजबूती से उठने में विफलता के कगार से नेतृत्व किया था। वह व्यक्ति था जिसने अपने शक्तिशाली प्रतियोगी टेस्ट बर्ड्स की हार को इंजीनियर किया जो जियांगचेंग शहर में नंबर 1 पेस्ट्री दिग्गज बन गया। क्या वह श्री शियाओ है? ली यूएस ने जियाओ लो को घबराहट से देखा। जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो वह उत्सुकता से निगलने से खुद को रोक नहीं सका। उसके पूरे शरीर पर अचानक ठंडा पसीना फूट पड़ा क्योंकि उसने कभी भी इस युवा व्यक्ति को जोड़ने के बारे में नहीं सोचा जो उम्र में समान था लो वर्कशॉप के असली मालिक होने के साथ। यह बस अकल्पनीय था। थोड़ी देर हो गई है, जियाओ लो ने ली जिमिंग को एक मुस्कान देते हुए कहा। हाँ, मुझे विश्वास है कि आधा साल हो गया है। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं श्री जियाओ, ली जिमिंग ने जवाब दिया। मैं इसे सेपॉलिशिंग के रूप में मानूंगा। जियाओ लो ने मजाक में ली यूजे की ओर देखा क्योंकि उन्होंने कहा, वैसे क्या यह आदमी कंपनी का स्टोर मैनेजर है? ली जिमिंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, उसका नाम ली यूज है। मैंने एक निरीक्षण के दौरान उनकी क्षमता पर ध्यान दिया और चूंकि हम एक ही उपनाम साझा करते हैं इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा धक्का देने का फैसला किया और उन्हें हमारे नए स्टोर का प्रबंधक बना दिया। ओह, मैं देख रहा हूँ। उसे आग लगा दो, जियाओ लो ने कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के अनुपालन करने से पहले ली जिमिंग को थोड़ी देर के लिए चौंका दिया गया था। ठीक है। अध्याय 396, पृथ्वी पर कोई भी आपको नहीं बचा सकता। ली जिमिंग ने लो वर्कशॉप के मानव संसाधन प्रमुख लिन चोंगडोंग को फोन करने के लिए तुरंत अपना फोन निकाला। श्री लिन, क्या आप कृपया ली यूज को समाप्त कर सकते हैं? हाँ, क्यों? क्या आपने सिर्फ ली यूज को बढ़ावा नहीं दिया? वह जियाओ सिटी उद्यम में अग्रदूतों में से एक है, आप उसे क्यों निकाल रहे हैं? लिन चोंगडोंग ने पूछा। यह राष्ट्रपति जियाओ का एक निर्देश है, ली जिमिंग ने जवाब दिया। रोजर की उसका समाप्ति पत्र 5 मिनट के भीतर लो वर्कशॉप के प्रबंधकों के समूह को भेजा जाएगा। यह जाने पर कि यह जियाओ लो के निर्देश थे, लिन चोंगडोंग ने संकोच नहीं किया और तुरंत इसे संसाधित किया। ली जिमिंग ने कॉल समाप्त कर दिया और वही दोहराया जो लिन चोंगडोंग ने जियाओ लो से कहा था। श्री लिन ने कहा कि वह इसे 5 मिनट के भीतर सुलझा लेंगे। उसने कहा, मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि उन्हें अपने फोन पर एक इनकमिंग ईमेल मिला और जैसा कि अपेक्षित था समय सीमा के भीतर पत्र जारी किया गया था। एक प्रति ईमेल के माध्यम से ली यूज के फोन तक भी पहुंची और जब उन्होंने जांचने के लिए मेल बॉक्स खोला तो यह लो कार्यशाला के मानव संसाधन विभाग से था। यह चौंकाने वाला था, लेकिन इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। पत्र की अंतिम पंक्ति में एक कठोर संदेश था, आपको समाप्त किया जाता है। क्या? ली यूज की आंखें अविश्वास में फैल गई और उन्हें चक्कर आया जैसे वह स्वर्ग से नीचे एक रसातल नरक में गिर गए थे। सब कुछ अचानक उसे भूरा और धुंधला दिखाई दिया। वह एक अमीर परिवार से नहीं आया था। इसके विपरीत जब उनके वित्त की बात आती है तो वे औसत से नीचे थे। उनके पास जो कुछ भी था वह उनके अथक प्रयासों और कभी हार न मानने वाले रवैये के माध्यम से हासिल किया गया था। जिस दिन वह लो वर्कशॉप के स्टोर मैनेजर बने वह उनके जीवन का सबसे गर्व का दिन था जिससे उन्हें बहुत आत्मविश्वास मिला। और बस इसी तरह वह अब लो वर्कशॉप के स्टोर मैनेजर नहीं थे, जिसका मतलब था कि उनके सभी प्रयास उनकी वित्तीय स्वतंत्रता के साथ बेकार चले गए थे। पोर्शे की उनकी हालिया खरीद ने उन्हें लाखों लोगों को कर्ज में डाल दिया था और पलक झपकते ही सब कुछ खो जाएगा। अरे नहीं, नहीं, वह अंदर से चीख रहा था और अचानक वह अपने घुटनों पर चला गया और गिड़गिड़ाते हुए जियाओ लो की जांघ से चिपक गया। अपनी छवि के बारे में सोचे बिना वह रोया, राष्ट्रपति जियाओ, कृपया मुझे एक मौका दे, कृपया मुझे एक और मौका दे, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, कृपया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह नौकरी उसके लिए दुनिया का मतलब था और यह धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने ढह रहा था। उसे डर के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, एक ठंडा हताश डर। उन्हें हर कीमत पर इसकी रक्षा करनी थी, भले ही इसका मतलब एक आदमी के रूप में अपनी गरिमा को छोड़ना हो। तुम्हें एक मौका दो, जियाओ लो मंद मुस्कुराया। वह कभी भी बुरे स्वभाव का व्यक्ति नहीं था शुरू करने के लिए, लेकिन जब उसे उकसाया जाता था तो किसी न किसी को निश्चित रूप से कीमत चुकानी पड़ती थी। दुर्भाग्य से ली यूज के लिए उन्होंने ऐसा करने की गलती की। अगर जियाओ लो के अलावा कोई और बूढ़ी महिला का इलाज कर रहा होता तो उस व्यक्ति को स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा ले जाया गया होता जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए हास्यास्पद था। मुझे खेद है, कोई आपसे ज्यादा इस मौके का हकदार है। उन्होंने ली यूजे को दूर धकेल दिया क्योंकि उन्हें अपनी जान से चिपके हुए एक आदमी की कल्पना नहीं थी। तान परिवार अभी भी उसे स्तब्ध चुप्पी में देख रहा था। वह लो कार्यशाला के मालिक है। एक पल के लिए श्रीमती टैन भी अपने हाथों में दर्द भूल गई। जियाओ लो की असली पहचान जानने के बाद वह उसके बारे में अपनी पहले की राय के लिए शर्म के एक बड़े वजन से घुटन महसूस कर रही थी। उसने कहा था कि जियाओ लो ली यूज के बालों के एक स्ट्रैंड से भी मेल नहीं खाता था। यह जानकर कि वह वास्तव में ली यूज का मालिक था, उसके गाल अब लाल हो रहे थे जैसे कि किसी ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा हो। टैन निंगफू की आंखें चौड़ी हो गई और वह जियाओ लो की असली पहचान के बारे में सभी नई खोजों का सामना नहीं कर सकी। वह हमेशा से जानती थी कि जियाओ लो काफी असाधारण था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना खास होगा। उसने जियांगचेंग से लो कार्यशाला के बारे में सुना था क्योंकि यह पिछले साल सुर्खियों में था और कम से कम आधा देश इसके बारे में जानता था। यह वह कंपनी थी जिसने एक चमत्कार पैदा किया और उस कंपनी का मालिक अब उसके सामने खड़ा था। यह कैसे संभव हुआ? यह असली था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में इतने प्रसिद्ध व्यक्ति से परिचय बना लिया था। ली यूएस, जिन्हें पहले जियाओ लो द्वारा भेजा गया था, ने जियाओ लो तक रेंगना शुरू कर दिया और लगातार आगे बढ़े। जैसे ही उसका माथा जमीन से टकराया, उससे जो आवाज निकली वह भयावह रूप से तेज थी और उसके माथे से खून बहने लगा। थोड़ी देर बाद उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। कृपया मुझे एक और मौका दे, कृपया मुझे एक और मौका दे, मैं आपके सामने झुक रहा हूँ, राष्ट्रपति शियाओ, कृपया। ली यूजे ने बेताबी से विनती की, उसका चेहरा खून, आंसू और स्नोट से ढका हुआ था। वह इस नौकरी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि यह उसके लिए सब कुछ था। वह जानता था कि इस नौकरी को खोना उसके एक हिस्से को स्थायी रूप से फाड़ने के बराबर होगा। उन्होंने हर बार बड़ी ताकत के साथ ऐसा करना जारी रखा।
थोड़ी देर बाद उसका माथा पूरी तरह से गड़बड़ था, धूल और खून से सना हुआ था और वह एक खेदजनक दृश्य था। ली जिमेंग ने जब उसे ऐसी अवस्था में देखा तो वह भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। टैन निंगफू उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे उसके पिता तान जियांगो ने रोक लिया। उन्होंने उसे इस मामले में शामिल नहीं होने के लिए कहा क्योंकि जियाओ लो एक शोर महिला की सराहना नहीं करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम बहुत निर्दयी हो। शियाओ लो नीचे बैठ गया और ली यूजे की खून से लथपथ आकृति को देखने लगा। ली यूजे ने उसे गिड़गिड़ाते हुए देखा, जो इससे पहले उसके आत्मविश्वास के विपरीत था। शर्म से परे और कोई और दर्द महसूस नहीं करते हुए ली यूजे ने जियाओ लो की माफी मांगने का अंतिम प्रयास किया और कहा, राष्ट्रपति जियाओ, मैं इस नौकरी को नहीं खो सकता। मेरा परिवार मुझे अपने गर्व और खुशी के रूप में देखता है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मुझे खेद है और मुझे मेरी गलती पता है। क्या आप कृपया मुझे माफ कर सकते हैं? अब जब हमारे पास ऐसा इतिहास है तो मुझे कैसे आश्वस्त किया जा सकता है कि आप हमेशा कंपनी के प्रति वफादार रहेंगे? मैं कैसे आश्वस्त हो सकता हूँ कि आपके पास प्रतिशोध लेने का कोई इरादा नहीं होगा? क्या अवसर आपके सामने पेश किया जाना चाहिए? जियो लो ने उठते ही यह सवाल पूछा। उत्सुकता से ली यूज अपने घुटनों पर आगे बढ़े और जवाब दिया, मैं कंपनी के साथ 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा कि अगर मैंने कभी भी कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं इसके लिए पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा और मेरी सभी संपत्ति कंपनी को मुआवजा देने के लिए संपार्श्विक के रूप में काम करेगी। जियाओ लो ने उसे दिलचस्पी से देखा लेकिन चुप रहा। ली यूजे बहुत चिंतित थे और हर धनुष के साथ जमीन पर खून के निशान छोड़ते हुए फिर से झुकना शुरू कर दिया। यह एक डरावना दृश्य था और ऐसा लग रहा था जैसे एक खून की थैली फैल गई हो। बहुत हो गया। जियाओ लो ने उसे एक दृढ़ शब्द के साथ रोका, फिर ली जिमेंग की ओर मुड़ा और कहा, उस आदेश को रद्द करें। ली यूएजे जियाहाई में कार्यरत रहेंगे। रोजर वह। ली जिमेंग ने आगे कुछ नहीं पूछा और यह वहां हर किसी के लिए काफी स्पष्ट था कि वह जियाओ लो के आदेश को बिना शर्त पूरा करेगी। वह केवल एक ही नहीं था, लो कार्यशाला का हर एक वरिष्ठ सदस्य ऐसा ही करेगा। जहां तक उनका सवाल था, जियाओ लो का आदेश बाकी सब कुछ से पहले था। उसने तुरंत लिन चोंगडोंग से फिर से संपर्क किया और जियो लो के शब्दों को दोहराया। उसकी तरह लिन चोंगडोंग ने कोई सवाल नहीं पूछा और तदनुसार नवीनतम आदेश को अंजाम दिया। धन्यवाद, धन्यवाद राष्ट्रपति जियाओ। मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगा, धन्यवाद। ली यूजे एक बच्चे की तरह रोया। राहत मिली कि उसे वह नौकरी वापस मिल गई है जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। याद रखें कि आज क्या हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप इस निर्दयी ऊर्जा को अपने काम में डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप कभी भी ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कंपनी को नुकसान पहुंचाता है तो पृथ्वी पर कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। जियाओ लो ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा क्योंकि उन्होंने ली यूज की ओर अपनी नाक नीचे देखी थी। मुझे याद रहेगा, मैं इसे याद रखूंगा। ली यूएस हमेशा आभारी थे और अपनी दया के लिए जियाओ लो के सामने झुकना बंद नहीं कर सके। अध्याय 397, एक सफेद बालों वाला भिखारी। जोंगशान जिले से निकलने के बाद जियाओ लो और ली जिमेंग ने थोड़ी देर के लिए पकड़ लिया। डाउनटाउन कैफे में एक कप होने के बाद ली जिमेंग ने उन्हें बताया कि जियाहाई सिटी में लो वर्कशॉप के कारखाने अभी भी निर्माणाधीन थे और उन्होंने इसके पूरा होने में तेजी लाने के लिए दर्जनों इंजीनियरिंग टीमों को लगाया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी कारखाने के भवन आधे साल के भीतर पूरे हो जाएंगे अगर सब कुछ बिना किसी बाधा के योजना के अनुसार होता है। ली जिमेंग ने यह भी कहा कि उनके बेकरी उपकरणों की खरीद और आउटलेट के लिए नवीनीकरण भी चल रहा था और सब कुछ समय पर प्रगति कर रहा था। उनकी एकमात्र चिंता यह थी कि जियाहाई शहर में बेकरी उद्योग में स्थानीय रूप से स्थापित व्यवसाय सुमीर का वर्चस्व था। जब लो वर्कशॉप ने जियाहाई सिटी बाजार में जाना शुरू किया तो वे निश्चित रूप से जल्द या बाद में सुमीर के साथ आमने सामने आएंगे। मुझे यकीन है कि आपने अपनी जांच पूरी कर ली है। क्या आप जानते हैं कि सुमीर का बॉस कौन है? जियाओ लो ने ली जिमेंग के अपडेट सुनने के बाद उनसे पूछा। ली जिमेंग ने जियाओ लो को एक दस्तावेज सौंपा और कहा, हाँ मेरे पास है। सुमीर के पीछे का व्यक्ति एलिस्टार सूली है। सूली। जियाओ लो ने लगभग अपनी कॉफी बाहर थूक दी और उसने सूली की भागीदारी के बारे में अधिक जानने के लिए जल्दी से दस्तावेज को देखा। सूचना पत्र काफी व्यापक था और यहाँ तक कि उसके बायोडेटा को भी शामिल किया गया था। उसकी उम्र, ऊंचाई, वजन, शौक और उसका पेशेवर काम, जिसने जियाओ लो को कुछ हद तक आश्चर्यचकित किया क्योंकि यह उसके दिमाग में कभी नहीं आया था कि सूली उसकी शीर्षक पत्नी सुमीर की बॉस बन जाएगी। जियाओ लो इसे समझ नहीं सका। एक पॉप स्टार बेकिंग उद्योग में शामिल हो रहा है। यह असामान्य नहीं है क्योंकि कई हस्तियां नए व्यवसाय शुरू करने के लिए अपने ब्रांड का लाभ उठाती है। मैं एक पुरुष सेलिब्रिटी को जानता हूं जिसने एक राष्ट्रव्यापी हॉटपॉट फ्रेंचाइजी शुरू की और उसकी सेलिब्रिटी स्थिति के साथ व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। ली जिमेंग ने कहा, हालांकि सूली अधिक कम महत्वपूर्ण है, खुद को सुमीर के बॉस के रूप में उजागर नहीं करना पसंद करती है। शायद ही किसी को पता है कि वह मालिक है। ली जिमेंग ने जियाओ लो को एक और दस्तावेज पारित किया और कहा, राष्ट्रपति जियाओ, एक नजर डालें। यह जानकारी देश भर में सुमीर की सभी शाखाओं के पदचिह्न है। वे एक बड़ा नाम है और बाजार में बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। जियाओ लो ने दस्तावेज लिया और तुरंत कुछ दबाव महसूस किया। उनकी लो कार्यशाला की स्थापना अधिक से अधिक जियांगचेंग के राजा थे, लेकिन दूसरी ओर सुमीर के पास देश के हर प्रमुख शहर में आउटलेट थे। उनके व्यवसाय का पैमाना लो वर्कशॉप की तुलना में काफी बड़ा था, जो सुमीर की तुलना में बच्चों के खेल की तरह था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह महिला हमेशा ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे वह हर किसी से ऊपर थी। ऐसी संपत्ति के साथ उसने निश्चित रूप से ऐसा करने का अधिकार अर्जित किया। जियाओ लो ने अपनी भौहों को झुकाया और प्रतिबिंबित किया कि वह वास्तव में सूली के बारे में कितना कम जानता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली जिमेंग, आपने जो कड़ी मेहनत की है चीजों को ऊपर उठाने और चलाने के लिए धन्यवाद। यह मेरा काम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे पुरुष सहयोगियों के लिए यह कठिन है। वे हमेशा इंजीनियरिंग टीम के साथ रहते हैं और घोड़ों की तरह काम करते हैं। हाँ हाँ, ली जिमेंग ने जवाब दिया, मुस्कुराते हुए और स्पष्ट रूप से जियाओ लो की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए खुश थे। फिर उन्हें काम करने दें, वे अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा और शारीरिक व्यायाम का उपयोग कर सकते हैं। जियाओ लो ने कॉफी की चुस्की ली और कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सुमीर के आउटलेट्स पर जाएं। मैं उनके उत्पादों की जांच करने की योजना बना रहा हूं और उनके पास हमारे ऊपर क्या फायदे हैं। कब? आइए देखें कि हम यहाँ अपने संचालन के लिए अधिक स्तर का खेल मैदान बनाने के लिए अपने उत्पादों के साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे।
ली जिमेंग ने सिर हिलाया क्योंकि उसने अपनी कॉफी में कुछ चीनी मिलाई, इसे हिलाने से पहले और कप को अपने होठों पर शान से उठाने से पहले। रात के लगभग 8 बज रहे थे जब वे जियाहाई शहर के हर सुमीर आउटलेट का दौरा कर रहे थे। शियाओ लो और ली जिमेंग ने एक साथ रात्रि भोज किया और सुमीर की महत्वपूर्ण सफलता कारकों का आकलन करने पर अपने विचार और राय साझा की। अब उन्हें सुमीर के उत्पादों और संचालन का बेहतर विचार था और उन्होंने बाजार में खुद को कैसे तैनात किया था। यदि लो वर्कशॉप जियाहाई सिटी के बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहता था तो उसे सुमीर क्षमता, सेवा मानकों, बेहतर उत्पाद पेशकश और विपणन और प्रचार के हर पहलू में आगे निकलना था। जियाओ लो ने महसूस किया कि जियाहाई शहर में लो कार्यशाला की सफलता का रास्ता एक लंबा और चुनौतीपूर्ण था। सबसे पहले सुमीर पहले से ही विश्वसनीय परिचालन क्षमताओं और एक बड़े ग्राहक आधार के साथ अच्छी तरह से स्थापित है, और दूसरी बात, सुली मालिक था। जियाहाई सिटी बाजार में लो वर्कशॉप के प्रवेश के साथ उन्हें अनिवार्य रूप से सुली के साथ युद्ध शुरू करने के लिए मजबूर किया जाएगा और इससे उन्हें असहज महसूस हुआ। ली जिमेंग के साथ अलग होने के बाद वह ठंडा करने के लिए नदी में चला गया। रात ने आकाश को ढक दिया था, अपने अंधेरे में दिन के उजाले के समलैंगिक रंगों को बदल दिया था, लेकिन टिमटिमाते सितारों और एक पूर्ण चंद्रमा ने उचित क्षतिपूर्ति की, शहर के दृश्य को अपनी मंद रोशनी से रोशन किया और नदी के किनारे के दृश्य में आकर्षण जोड़ा। शियाओ लो ने नदी की सैर के दौरान नजारों और ताजी हवा का आनंद लिया। नदी की चीरती सतह पर जगमगाती इमारतों के प्रतिबिंब ने यह आभास दिया कि नीचे एक और दुनिया थी। फिर जियाओ लो ने पास से निकलने वाले कचरे के समान एक भयानक गंध का एक वफा पकड़ा। जियाओ लो बदबू पर मुस्कुराया और जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आ रहा है। उन्होंने चप्पल पहन रखी थी और चिथड़े पहने हुए थे, उनके कंधे और बछड़े बिना कपड़ों के थे। उसके पास सफेद बालों का एक पूरा सिर था, यहाँ तक कि उनकी भौहें और लंबी दाढ़ी भी सफेद थी। लेकिन उसकी आंखें सतर्क लग रही थी, बहुत उज्जवल और भेदी थी। बदबू स्पष्ट रूप से इस आदमी से निकल रही थी क्योंकि वह बहुत गंदा लग रहा था। जियाओ लो ने अपने पैरों पर नजर डाली और वे ऐसे लग रहे थे जैसे उसने चारकोल के बिस्तर पर नंगे पैर नृत्य किया हो। वे इतने गंदे दिखाई दिए कि अगर वह उन्हें धोने के लिए साफ पानी के बर्तन में डाल देता तो यह निस्संदेह खारा हो जाता। बूढ़ा आदमी जियो लो की ओर चला गया, फिर उसे एक मुस्कान दी और कहा, छोटे भाई, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? अरे नहीं, जियाओ लो ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि बदबू बस अधिक थी और वह मुश्किल से सांस ले सकता था। लेकिन बूढ़े आदमी ने जियाओ लो को अनदेखा कर दिया और उसके बगल में बैठने के लिए आगे बढ़ा और यहाँ तक कि जोर से फूलने लगा क्योंकि वह बैठने वाला था। जियाओ लो नाराज था और वास्तव में उसे बताने का मन कर रहा था, खुद को सोच रहा था कि यह बूढ़ा आदमी एक अच्छी वॉल्पिंग के लायक है। जैसे ही बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठ गया, उसने राहत की सांस ली, जैसे कि उसने गंभीर कब्ज से पीड़ित होने के बाद गति पारित की हो। उसका शरीर भी थोड़ा तरकश कर रहा था, जिससे यह आभास हो रहा था कि उसे उस तमाशा से बहुत खुशी और संतुष्टि मिली है। वह अपने हाथ से जियाओ लो के पास पहुंचा और कहा, हम आपसे मिलकर अच्छा लगा छोटे भाई। मेरा नाम हांग जी है, लोग मुझे सिर्फ भाई होंग कहते हैं। ओह प्लीज। शियाओ लो उत्तेजित हो रहा था। यह पहले से ही काफी बुरा था कि एक भिखारी जिसे वह पहले कभी नहीं मिला था अचानक नीले रंग से बाहर आया और यहाँ तक कि हवा को सबसे घृणित रूप से तोड़ दिया। वह अब भी अपना परिचय दे रहा था जैसे कि यह आदर्श था। जियाओ लो के पास उसके अंदर कुछ समझ पैदा करने के लिए एक अच्छा दिमाग था। आप युवा लोगों को इतना गर्म स्वभाव नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ आपके साथ दोस्त बना रहा हूँ। बूढ़े आदमी, इससे पहले कि मैं वास्तव में नाराज हो जाऊं, बस पैसे ले लो और जहां तक संभव हो यहाँ से बाहर निकलो। जियाओ लो ने $100 का नोट निकाला और गुस्से में उसे सौंप दिया। सफेद बालों वाला भिखारी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम्हें देखो, तुम बहुत छोटे हो लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं सीखा है, आप केवल पैसे के साथ एक आदमी का अपमान करते हैं। हाँ, भले ही मैं एक भिखारी हूँ, लेकिन मेरी अपनी पेशेवर आचार संहिता भी है और मैं हैंडआउट नहीं लेता हूँ, उन्होंने कहा। उसके शब्द सही लग रहे थे, लेकिन इसने उसे पैसे लेने से नहीं रोका। फिर उन्होंने इसे लैंप पोस्ट से प्रकाश के खिलाफ रखा और प्रामाणिकता के लिए इसकी जांच की। अपने चेहरे पर एक कठोर नजर के साथ उसने जियाओ लो को पैसे लौटाए और कहा, मुझे एक और नोट दो छोटे भाई, यह सही नहीं लगता है और मुझे संदेह है कि यह जाली है। जियाओ लो इतना क्रोधित था कि वह वास्तव में सरासर निराशा से हंसने लगा। मुझे लगता है कि आप इसके लिए पूछ रहे हैं। जैसे ही जियाओ लो बोला, वह बूढ़े आदमी को सबक सिखाने के इरादे से उसका कॉलर पकड़ने के लिए पहुंच गया। अप्रत्याशित रूप से सफेद बालों वाला भिखारी प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर था, इससे पहले कि जियाओ लो का हाथ पहुंच सके और आसानी से अपने प्रयास से बच गया। सहजता से वह संतुलित और नियंत्रित तरीके से आगे बढ़े और जियाओ लो की सीमा से बाहर रहे। हम तो वह एक मार्शल कलाकार है, ऐसा लगता है। जियाओ लो ने उस आदमी पर अपनी आंखें केंद्रित की, आश्वस्त किया कि यह आदमी परेशानी की तलाश में आया था और फैसला किया कि वह पीछे नहीं हटेगा। जियाओ लो ने तुरंत अपने दाहिने हाथ को जमीन पर धकेल दिया और उसका शरीर हरकत में आ गया, जिससे उसका बायां पैर डरावनी शक्ति के साथ बूढ़े आदमी की छाती पर झूल गया। अध्याय 398 डॉग बीटिंग स्टाफ तकनीक। सफेद बालों वाले भिखारी ने अपनी छाती की रक्षा के लिए अपने हाथों को पार किया। जियाओ लो का शक्तिशाली पैर उसकी क्रॉस इन बाहों के केंद्र में एक जोरदार धमाके के साथ एक उग्र नदी की तरह जियाओ लो के पैर से क्रूर शक्ति का एक झोंका गुजरा। सफेद बालों वाला भिखारी खड़े होने और संतुलन हासिल करने की कोशिश करते हुए पीछे हट गया, जो आखिरकार वह कुछ मीटर तक पीछे हटने के बाद ऐसा करने में सक्षम था। उसने शियाओ लो को देखा, जो अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखकर आधे घुटने टेक रहा था और हंसे, छोटे भाई, क्या आप टॉर की गुप्त कला का अभ्यास कर रहे हैं? आपका रुख ओयांग घर के लोगों के समान है। जियाओ लो अपने शिकार मोड में एक जानवर की तरह केंद्रित अपनी आंखों के साथ तनाव में दिख रहा था। बूढ़े आदमी ने जियाओ लो के बारे में चुटकुले बनाते हुए अपनी दाढ़ी को कंघी की, जिससे वह बहुत सहज और लापरवाह लग रहा था। तुम कौन हो? जियाओ लो खड़ा हो गया और उसे शत्रुता के साथ देखा। क्या मैंने अभी नहीं कहा, मेरा नाम होंग जी है। लोग मुझे भाई होंग के रूप में संबोधित करते हैं और मैं भिखारी संप्रदाय का वर्तमान संप्रदाय गुरु भी हूँ। सफेद बालों वाले भिखारी ने $100 का नोट अपनी जेब में रखा और अपनी नाक उठाई, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आपने कुछ अच्छे मुलाह के साथ मेरा अपमान किया है। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, आपने किसी को नाराज किया है, इसलिए उसने मुझे सबक सिखाने के लिए काम पर रखा था। कौन? शियाओ लो ने उसे घूर कर देखा। वह वही है।
सफेद बालों वाले भिखारी ने तटबंध की ओर इशारा किया और उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। शियाओ लो ने जहां इशारा किया था वहां देखा और वहां एक काले रंग की कार देखी। दरवाजा खोला गया और काले सूट में दो अंगरक्षक दरवाजे के पास खड़े थे। जियाओ लो इन लोगों को पहचान सकता था, वे यांग होंगजी के अंगरक्षक थे, सैन और सी। जाहिर है ड्राइवर की सीट के बगल में बैठा आदमी यांग होंगजी था। यांग होंगजी कार से उतरे और जियो लो की ओर हाथ हिलाया और जोर से चिल्लाया, क्या आप लड़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं? आओ अपना शो शुरू करो, अगर आप उसे बिना किसी नुकसान के जीत सकते हैं तो मैं गंदगी के ढेर को निगल लूंगा। वह लगभग अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ रहा था क्योंकि उसकी कीमती महिला को जियाओ लो ने ले लिया था, जिससे उसे बेहद गुस्सा और घृणित महसूस हुआ। अगर उसे मौका मिला तो वह निश्चित रूप से जियाओ लो को जीवित कर देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जियाओ लो ने कहा क्योंकि यह जोकर फिर से मुसीबत में आ गया था। हालांकि यह सही समय पर था क्योंकि वह अब काफी मूडी था और उसे वेंटिंग के लिए कुछ आउटलेट की जरूरत थी। वह पीछे मुड़ा और मुस्कुराया, फिर सफेद बालों वाले भिखारी से कहा, यांग होंगजी ने आपको कितना भुगतान किया? बहुत कुछ नहीं, केवल 300,000। सफेद बालों वाला भिखारी और भी मुस्कुराया, मैंने परेशानी से छुटकारा पाने में उसकी मदद करने के लिए उसके पैसे लिए। छोटे भाई, मेरा सुझाव है कि आप शांत रहें और मुझे अपना एक हाथ तोड़ने दें, इससे हम उस अजीब स्थिति से बच सकते हैं जहां मैं गलती से आपको पिटाई से मार देता हूं। आश्वस्त रहें, यह दर्दनाक नहीं होगा और मैं सावधान रहूंगा। यदि आप जल्द ही अस्पताल जाते हैं तो 90% मौका है कि आप इसे बिना किसी सीक्वल के वापस जोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है? जियाओ लो इतना नाराज था कि वह हंसने लगा, क्या आप यहाँ मजाक करने के लिए है? उसने अपनी बाह बढ़ाई और बूढ़े आदमी को ताना मारते हुए अपनी हथेली खोली, मुझे देखने दो कि तुम्हें क्या मिला है, हम आपके सुझाव के अनुसार करेंगे। एक हाथ। छोटे भाई, आप इसके लिए पूछ रहे हैं? सफेद बालों वाले भिखारी ने आह भरी और अपनी मुस्कान बनाए रखी, फिर मेरी अचानकता को क्षमा करें। उसकी आंखें धीरे धीरे केंद्रित हो गई और पूरे क्षेत्र को घेरते हुए ऑरा ब्लेड के तूफान को फैलाना शुरू कर दिया। वह एक झोंके की तरह जियाओ लो पर गिरा और उसके निशान रात के आकाश में फैल गए और उसका रुख एक उग्र सुनामी की तरह शक्तिशाली था। हम्फ। जियाओ लो ने झुककर ग्लाइडिंग शुरू कर दी, एक हाइस्टेरिक और निर्दयी रुख के साथ तेजी से प्रहार किया। उन्होंने क्रूर और चालाक की शैलियों को एक साथ मिलाकर काम किया था। बैंग। उसके घूमते पैर सफेद बालों वाले भिखारी की हथेली से टकरा गए। जियाओ लो अपने मुक्कों से लुढ़क गया और सफेद बालों वाले भिखारी पर हमला करने के लिए अपनी शक्तिशाली किक का उपयोग करते हुए जगुआर की तरह उस पर झपट पड़ा। सफेद बालों वाला भिखारी जियाओ लो की गतिविधियों को देखने के बाद बहुत गंभीर लग रहा था। वह एक वर्णक्रमीय की तरह आगे बढ़ गया, उसके हाथ के पंजे अंधेरे के घूंघट के नीचे घातक स्कीत में बदल गए थे, अंतरिक्ष के माध्यम से टुकड़े हो गए और तुरंत जियाओ लो के पास पहुंच गए। शियाओ लो फूट फूट कर रोने लगा और बिना किसी सहारे के अपने शरीर को बीच हवा में घुमाने लगा। उसकी लात घूंसों से अनगिनत परछाइयों में बदल गई और भिखारी पर लगातार प्रहार करने लगी। वे धीमे लग रहे थे लेकिन वास्तव में तेज थे। सफेद बालों वाले भिखारी की हथेलियों को सटीकता के साथ अवरुद्ध कर रहे थे। क्या बात है, क्या वे एक एक्शन फिल्मा रहे हैं? यांग होंगजी, जो जियाओ लो और सफेद बालों वाले भिखारी को देख रहा था, उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपने जबड़े गिरा दिए, यहाँ तक कि वह 30 मीटर दूर से शारीरिक रूप से मौजूद था। वह अभी भी मुक्कों और लातों के भयावह क्रॉसिंग को महसूस कर सकता था। सैन और सी विस्मय में थे और उन्होंने सोचा, क्या ये लोग राक्षस हैं? यहाँ तक कि विशेष प्रभावों वाली मार्शल आर्ट फिल्म भी तीव्रता के इस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकती है। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि सफेद बालों वाला भिखारी एक शौकीन की भूमिका निभा रहा था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक दुर्जय आदमी था और इसने 300,000 को अच्छी तरह से खर्च किया। इस समय जियाओ लो और सफेद बालों वाले भिखारी ने सैकड़ों चालों का आदान प्रदान किया था और जिस घास के पैच पर वे खड़े थे वह पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। बड़ी मात्रा में घास और मिट्टी को उनकी आंतरिक शक्ति द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था। यदि उनकी लड़ाई दिन के समय में हुई होती तो लोग निश्चित रूप से नोटिस करते कि उनकी लड़ाई ने एक बवंडर पैदा किया था और सभी मृत पत्ते उड़ रहे थे। वे पत्ते जो उनके करीब थे सीधे उनकी आंतरिक शक्ति से पाउडर में बिखर गए। बैंग। जियाओ लो और सफेद बालों वाले भिखारी दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी हथेलियों को मारा। क्रूर शक्ति एक जानवर की शक्तिशाली दहाड़ के समान थी जो उन दोनों की ओर घूमती थी। वे दोनों कुछ कदमों के लिए पीछे हट गए और संतुलन हासिल कर लिया, कीवी और रक्त के आंतरिक उत्थान को महसूस करते हुए, जैसे कि एक विशाल अजगर उनकी छाती के भीतर मंथन कर रहा था। उन दोनों ने इसे शांत करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। क्या लड़का है, तुम कोई हो? ऐसा लगता है जैसे भाई होंग को कुछ वास्तविक तकनीकों का उपयोग करना है। सफेद बालों वाला भिखारी गंभीर हो गया क्योंकि वह अभी क्रॉसफायर से बता सकता था कि जियाओ लो बेहद जंगली और सहज था। उसकी लड़ाई की शैली पूरी तरह से यादृच्छिक लेकिन जानवर जैसी थी। अगर वह अपनी असली ताकत को रोकना जारी रखता है तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। उसने अपनी हथेली पर थूक दिया और हवा को पकड़ लिया। एक छड़ी जो एक छोटे से पेड़ का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की गई थी उसकी ओर उड़ गई जैसे थोर ने मजोलने को पकड़ लिया। उन्होंने छड़ी को अपनी आंतरिक शक्ति से भर दिया था और यह ठंडे स्टील की तरह कठोर हो गई थी। मैं आपको हमारे डॉग बीटिंग स्टाफ तकनीक का स्वाद चखने दूंगा। सफेद बालों वाले भिखारी ने अपनी लकड़ी की छड़ी घुमाई और जियाओ लो पर झपट पड़ा। उसके झूलने के नीचे छड़ी कई गुना बढ़ गई और ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में हजारों डंडे हों। उसी समय छड़ी ने एक बवंडर भी हिलाया जो तेज और मर्मज्ञ था। यांग होंगजी और उसका गिरोह इससे पूरी तरह से स्तब्ध था और यह अविश्वसनीय था कि एक झूलती हुई छड़ी ने वास्तव में 1000 लाठियों के झूलने का भ्रम पैदा किया था। शियाओ लो को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया लेकिन सफेद बालों वाला भिखारी बहुत तेजी से आ रहा था, इसलिए उसे उसका सामना करना पड़ा। हालांकि उन्हें अभी तक इस तकनीक के पैटर्न का पता नहीं चला था और जब वह आगे बढ़े तो उन्हें 5 पलकें लगी। आंतरिक शक्ति से संक्रमित छड़ी की पिटाई दर्दनाक थी। ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा और मांस फट गए थे, लेकिन यह वास्तव में नरम ऊतक की चोट थी और दर्द असहनीय था। सिर पर चिपके रहो, इसे देखो। इसके साथ सफेद बालों वाले भिखारी ने जियाओ लो के सिर पर बेरहमी से हमला किया। कूल्हे को डुबो। छड़ी जियाओ लो के कूल्हे पर लगी। कंधे को दबा दो, हे। छड़ी अचानक नीचे की ओर इशारा करते हुए बाहर फंस गई। जियो लो के कंधे पर सुरुचिपूर्ण ढंग से लेकिन 1000 पाउंड के वजन के साथ दबा दिया गया, जिससे शियाओ लो ने मौके पर घुटने टेक दिए। अध्याय 399 एक शैतान की गवाही। डॉग बीटिंग स्टाफ तकनीक सभी बुरे लोगों और बुराइयों के लिए बनाई गई है। छोटे भाई, कैसा लग रहा है?
सफेद बालों वाले भिखारी ने शियाओ लो के कंधों को अपनी छड़ी से दबाया और हंसने लगा। जियाओ लो ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें आग से भड़क उठीं। यह डॉग बीटिंग स्टाफ तकनीक का स्वाद लेने के बजाय उसके लिए एक अपमान और एक पूर्ण मजाक की तरह महसूस हुआ। सफेद बालों वाला भिखारी एक शरारती बच्चे की तरह हंसा और फिर जियाओ लो की छाती पर लात मारी। किक को अपनी आंतरिक शक्ति से सशक्त बनाया गया था, इसलिए यहाँ तक कि जियाओ लो भी विरोध नहीं कर सका, लेकिन उसे टूटी हुई पतंग की तरह उड़ते हुए बाहर भेज दिया गया। वह कुछ मीटर की दूरी पर घास के पैच पर भारी उतरा। अच्छा, बहुत अच्छा, इस बिल्ली की मछली से नरक को हरा दो। यांग होंगजी, जो दूर से देख रहा था, उत्साह के साथ अपने हाथों से ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सका। सैन ने यह भी महसूस किया कि न्याय किया गया था और बेहद संतुष्ट था। फिर उसने फिर से भौहें सिकोड़ी। यह वास्तव में अच्छी तरह से किया गया था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त नहीं है? यांग होंगजी ने मजाक में पूछा। पर्याप्त नहीं है। सी ने सिर हिलाया और सहमत हो गया। फिर बूढ़े जीस को उसे और पीटने दो। यांग होंगजी बहुत अच्छे मूड में था। वह सफेद बालों वाले भिखारी के पास गया और चिल्लाया, भाई होंग, उस बिल्ली को और अधिक पीटे और मैं आपको दोगुना भुगतान करूंगा। एक डबल वेतन। यह सुनकर सफेद बालों वाले भिखारी की आंखें चमक उठीं और कहा, आश्वस्त रहें युवा मास्टर यांग, आपका अनुरोध संतुष्ट हो जाएगा। उसने अपने पैरों के बीच की गंदगी को उठाने के लिए अपना दाहिना पैर उठाया, फिर अपनी चप्पल फिर से पहन ली। वह कुछ धुनों को गुनगुनाते हुए खुशी से जियाओ लो की ओर चला गया और उसे कहा, छोटे भाई, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि मुझे वास्तव में बड़ी राशि की आवश्यकता है, इसलिए एकमात्र तरीका आपको बलिदान करना है। निश्चिंत रहें, इसके बाद मैं आपको इसका बदला चुकाऊंगा। मेरा एस चुकाओ। जियाओ लो से एक बेहद दबी हुई आवाज आई, जैसे कि दहाड़ उसकी आत्मा से आई हो। शियाओ लो की हथेलियों को जमीन पर पटक दिया गया और शक्ति इतनी मजबूत थी कि पृथ्वी कांप गई। पीछे हटने के बल से वह जमीन से ऊपर उठा और बीच हवा में पूरा घेरा घुमाया, फिर एक घुटने पर शक्तिशाली रूप से उतरा, फिर अपनी छाती के सामने अपनी बाहों के साथ घेरे बनाए और फिर सफेद बालों वाले भिखारी पर जोर से धक्का दिया। रोर। एक गगनभेदी ड्रैगन दहाड़ के साथ एक भारी हथेली बल पूरे अंतरिक्ष में फैल गया और जबरदस्त शक्ति एक उग्र सुनामी की तरह अथक थी। 18 ड्रैगन हथेलियों। सफेद बालों वाला भिखारी गूंगा था और उसकी आंखों में सदमे के अलावा कुछ नहीं था। इस क्षण उसने भी अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी हथेलियों को बाहर धकेल दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक ड्रैगन दहाड़ भी हुई जो भयंकर शक्ति के साथ जियाओ लो की हथेलियों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बैंग। एक पृथ्वी हिलाने वाली आवाज में विस्फोट हुआ और विशाल बल ने उनके बीच की जमीन को डुबो दिया और 3 मीटर गहरा छेद बना दिया। अनगिनत घास को उड़ते हुए भेजा गया और फिर पाउडर में बिखर गया। उनके पीछे देवदार और सरू के पेड़ भी टूट गए क्योंकि वे उग्र शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। यांग होंगजी चौंक गया और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह पूरी तरह से गायब हो गई क्योंकि वह बिल्कुल भयभीत होने के अलावा कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। सफेद बालों वाला भिखारी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और उसने जियाओ लो को देखा जैसे कि वह एक विदेशी था, फिर अनियंत्रित रूप से फूट पड़ा। राठ, तुमने 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम कहां से सीखा? वह अपना संयम खोने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि यद्यपि हर मार्शल आर्ट शाओलिन से उत्पन्न हुआ था, 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम हमेशा केवल हांग के परिवार में पारित किए गए हैं। यह एक पूर्ण अजनबी को देखने के बाद एक उज्जवल धूप वाले दिन के नीचे एक भूत को देखने के बराबर था जो 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम्स का उपयोग करना जानता था। जियाओ लो के मुंह के पास खून का निशान था और उसका चेहरा स्टील की तरह ठंडा था। अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से चलाने के बाद वह एक प्रेत की तरह धराशायी हो गया और सफेद बालों वाले भिखारी पर हथेली मारते हुए एक बवंडर में बदल गया। अरे बूढ़े! एक भयानक बल विस्फोट कर रहा था और दहाड़ इतनी जोर से थी कि इसे हर जगह सुना जा सकता था। यह ड्रैगन चढ़ाई थी? सफेद बालों वाला भिखारी पूरी तरह से चौंक गया था, लेकिन उसने उसी तकनीक के साथ जल्दी से प्रतिक्रिया दी क्योंकि उस समय तक बचना असंभव था। बैंग। 2 हथेलियां एक दूसरे पर टकरा गईं और पूरे क्षेत्र में भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। अमूर्त दबाव तूफानी लहरों की तरह बाहर की ओर बढ़ रहा था। यांग होंगजी और उसके गिरोह को दूर से जमीन पर फेंक दिया गया था। बैंग। शांत झील पर बमबारी की गई जैसे कि नीचे कई बम विस्फोट किए जा रहे थे। टन पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा दिया गया था, फिर भारी बारिश की तरह नीचे डाला गया था। हे भगवान, वहां क्या हुआ? विस्फोटक आवाज क्यों आ रही है? क्या कोई वहां मछलियों को उड़ा रहा है? यह बहुत अजीब है। दूर से आने वाले सभी राहगीर देखने के लिए रुक गए, लेकिन उन्हें रात के आकाश के पर्दे के नीचे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उन सभी ने सोचा कि कोई मछलियों को उड़ा रहा है और फिर कुछ ही समय बाद चले गए। कुछ लोग अभी भी उत्सुकता से पीछे देख रहे थे जबकि वे जा रहे थे। सफेद बालों वाले भिखारी ने अपने शरीर को हिलाया और संतुलन हासिल करने से पहले कुछ कदमों के लिए पीछे हटते हुए जमीन पर उतर गया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में क्यूई और खून भड़क रहा था। फिर कुछ ही समय बाद मोटे खून की एक मुहां उल्टी हो गई। जियाओ लो आसानी से जमीन पर उतरा और अभी भी ठंडा लग रहा था। कौन? तुम कौन हो? सफेद बालों वाला भिखारी बहुत डरा हुआ और हैरान था क्योंकि न तो उसे उम्मीद थी कि जियाओ लो वास्तव में उसे हरा सकता है और न ही 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम्स में महारत हासिल कर सकता है। इसके शीर्ष पर जियाओ लो की तकनीक की शक्ति उनकी तुलना में अधिक मजबूत थी क्योंकि वह उसी तकनीक के प्रदर्शन में पूरी तरह से कुचल गए थे। जियाओ लो एक प्रेत की तरह उसके सामने गिर गया। वह एक फींड की तरह लग रहा था क्योंकि वह एक बुरी वाइब का उत्सर्जन कर रहा था। वह चुप रहा क्योंकि उसने अपने दाहिने हाथ से सफेद बालों वाले भिखारी के बाएं हाथ को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां खंजर की तरह तेज थी और सफेद बालों वाले भिखारी के कपड़े आसानी से फाड़ दिए। उसके मांस में धंस गए और खून बह गया। आह! सफेद बालों वाले भिखारी ने एक जोर से चीख निकाली जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी जिसे इसे सुनना था। इसके बाद उसने अपने दाहिने हाथ से शियाओ लो के माथे पर वार करने की कोशिश की ताकि उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। शियाओ लो ने उसे लात मारकर प्रतिक्रिया दी। बैंग! सफेद बालों वाला भिखारी बम के गोले की तरह वापस उड़ गया, जैसे कि उसे एक लोकोमोटिव से टक्कर लगी हो जिससे 1 दर्जन मीटर दूर एक स्टॉप पर आने से पहले देवदार के 3 पेड़ टूट गए हों। हालांकि उसका बायां हाथ अभी भी जियो लो के हाथ में कसकर पकड़ा गया था क्योंकि जिस समय वह उड़ गया था उस समय यह बलपूर्वक फट गया था और जियाओ लो के हाथ पर बना हुआ था। दर्द तेज हो गया और सफेद बालों वाले भिखारी की चीख और अधिक भयानक हो गई। दर्द से जमीन पर लुढ़क गई क्योंकि उसके बाएं हाथ पर खुले घाव से भारी मात्रा में खून निकल रहा था। आह!
यांग होंगजी इतना डर गया था कि वह जमीन पर बैठ गया। सैन और सी दोनों भी पीला पड़ गए, कांप रहे थे जैसे कि उन्होंने किसी शैतान के आगमन को देखा हो। जियाओ लो ने सफेद बालों वाले भिखारी की बाह को फेंक दिया और उनकी ओर मुड़ गया। उसकी आंखें मंद थी, लेकिन ठंडक से भरी हुई थी, जिससे जिस किसी को भी वह देखता था उसकी आत्माओं से ठंड महसूस होती थी। यांग होंगजी और गिरो फिर अपनी काली कार में वापस आ गए। इंजन को आग लगाओ, एक बार में यहाँ छोड़ दो। ड्राइवर के बगल में सीट लेने के बाद यांग होंगजी एक भयभीत आवाज के साथ दहाड़ा और ठंडे पसीने में टूट गया। सी ने इंजन को फायर किया और तेजी से निकल गया। 100 मीटर तक तटबंध छोड़ने के बाद उन्होंने फिर पीछे देखने की हिम्मत की और यह महसूस करने के बाद राहत की सांस ली कि जियाओ लो उनके पीछे नहीं आया। अध्याय 400 मुझे नींद आ रही है। यंग मास्टर, वह आदमी एक दानव है, अब उसके साथ परेशान मत हो। आसान, जो पिछली सीट पर था, पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं था, कोई भी शब्द उसके डर का वर्णन नहीं कर सकता था और वह अभी भी बोल रहा था, सभी संयम खो चुका था। यांग होंगजी ने उसे जवाब नहीं दिया क्योंकि वह चुपचाप आगे देख रहा था, अभी भी विस्मय में था क्योंकि उसने याद किया था कि उसने अभी क्या देखा था और यहाँ तक कि उसके दांत भी अनियंत्रित रूप से बकबक कर रहे थे। जब यांग होंगजी ने भिखारी संप्रदाय के मास्टर को काम पर रखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह आखिरकार जियाओ लो को एक सबक सिखा सकते हैं जिसे वह नहीं भूलेंगे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से हो जाएंगी। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। उसने मेरी औरत को चुरा लिया और मैं चाहता हूँ कि वह मर जाए, छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए। थोड़ी देर में यांग होंगजी ने अपना संयम वापस पा लिया और उसने अपने डर को दबाने के लिए जियाओ लो के प्रति अपनी नफरत का उपयोग करते हुए अपने दांतों को फिर से जकड़ लिया। मैं पुलिस को फोन करूंगा और उन्हें सूचित करूंगा कि कैटफिश ने एक बूढ़े भिखारी पर हमला किया, हम उसके खिलाफ पुलिस का लाभ उठा सकते हैं। यह सही है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, वह चिल्लाया। अपना मन बनाकर उसने कॉल करने के लिए अपनी जेब से फोन निकाला। अचानक उनके ठीक सामने एक आदमी चमत्कारिक रूप से आकाश से उतरा, मार्वल कॉमिक्स के आयरन मैन की तरह आधे घुटने की स्थिति में उनकी कार के बोनेट पर भारी उतरा। बूम! उसकी उंगलियां शीट मेटल में ऐसे छेद रही थी जैसे वह मक्खन हो और बोनेट ऐसे उखड़ गया जैसे वह टिनफॉइल हो। वह कोई और नहीं बल्कि जियाओ लो था। यांग होंगजी और उनके अंगरक्षक सचमुच डर के मारे अपनी सीटों से कूद गए और डरावनी फिल्म देख रही छोटी लड़कियों की तरह उन्मादी रूप से चिल्लाए। जियाओ लो यांग होंगजी पर चमक रहा था और उसके पूरे चेहरे पर तिरस्कार लिखा हुआ था। भयभीत चालक आहसी ने कार को सड़क पर रखने की कोशिश की, लेकिन जियाओ लो ने अपनी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था और जैसे ही उसने नियंत्रण खो दिया, कार एक लैंप पोस्ट में फिसल गई। आहसी ने आपातकालीन ब्रेक पर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका! कार लैंप पोस्ट से टकरा गई और खुद को इसके चारों ओर लपेट लिया क्योंकि कार के हिस्से और मलबा हर दिशा में उड़ रहा था। इंजन के डिब्बे से काला धुआं निकल रहा था और लैंप पोस्ट वाहन के ऊपर झुककर विकृत हो गया था, जिससे जमीन के साथ लगभग 30 डिग्री का कोण बन गया था। कार के लैंप पोस्ट में जाने से पहले जियाओ लो एक प्रेत की तरह कूद गया था, लेकिन यांग होंगजी और उनके अंगरक्षक इतने भाग्यशाली नहीं थे। पिछली सीट पर आसान को प्रभाव से आगे फेंक दिया गया था, विंडस्क्रीन के माध्यम से एक प्रक्षेप्य की तरह उड़ रहा था और उसका जीवन एक धागे से अनिश्चित रूप से लटक रहा था। यांग होंगजी और आहसी को बचाया गया जब उनके एयरबैग सक्रिय हो गए और उन्हें केवल कुछ मामूली घाव हुए, जिनमें से कोई भी जीवन के लिए खतरा नहीं था। वे दोनों भयानक अवस्था में कार से बाहर निकल आए, खून बह रहा था और कांच और मलबे के छोटे टुकड़ों में ढका हुआ था। कांच के टुकड़े परजीवियों की तरह उनके मांस में अंतर्निहित थे, जिससे उन्हें एक भयानक रूप मिला जो देखने में डरावना था। कार से बाहर निकलने के बाद वे जमीन पर गिर गए। शियाओ लो उनके पास पहुंचे और उन्हें ऐसे उठाया जैसे वे रोडकिल हों। अपनी चोटों के बावजूद यांग होंगजी और आहसी होश में रहे जब जियाओ लो उनके पास गए और उन्हें ऊपर उठाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि जियाओ लो उन्हें पास के एक सार्वजनिक शौचालय में ले जा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह! क्या आप चाहते हैं? छोड़ देना, जाने दो। भयभीत होंगजी हताश होकर चिल्लाया, लेकिन वह शियाओ लो की शक्तिशाली पकड़ को तोड़ नहीं सका। आहसी ने संघर्ष करने का भी प्रयास नहीं किया क्योंकि वह डर में जमे हुए थे और सारी ताकत खो चुके थे। कुछ मिनट बाद यांग होंगजी और आहसी को जियाओ लो द्वारा शौचालय के फर्श पर फेंक दिया गया। यद्यपि शौचालय की फ्लशिंग प्रणाली खराब हो गई थी, फिर भी कई लोग इसे दिन भर इस्तेमाल करते थे और जगह उच्च स्वर में डूब जाती थी। मूत्र और मल की दुर्गंध असहनीय और घृणास्पद थी। क्यों? क्या आप हमें यहाँ लाए हैं? डलियो, आप क्या चाहते हैं? यांग होंगजी डर के मारे कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने जियो लो से सवाल पूछा था। एक अमीर और सम्मानित परिवार से आने के कारण वह अपने जीवन में कभी भी इतनी गंदी जगह पर नहीं गया था और निस्संदेह अगर उसने रात के खाने के लिए अधिक खाया होता। आपको क्या लगता है? जियाओ लो क्रूरता से मुस्कुराया और जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने यांग होंगजी को पकड़ लिया और अपने सिर को गंदे शौचालय के कटोरे में मजबूर कर दिया। यांग होंगजी को उस समय झटका लगा जब उसका सिर अंदर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था और जब उसने मानव मल के ढेर को पुटरिड धुंधले तरल के पूल में घूमते हुए देखा तो वह घबरा गया। यह मौत से भी बदतर सजा थी, यहाँ तक कि उसके अंग को तोड़ना भी इतना बुरा नहीं होता। जैसे ही उसका सिर बदबूदार अपशिष्ट जल में डूब गया, यह उसके छिद्रों में भर गया और उसे लगा जैसे वह डूब रहा था। न केवल यांग होंगजी के लिए यह घृणित और पीड़ादायक था, बल्कि उसे पूरी तरह से अपमानित भी किया गया था। घबराहट में यांग होंगजी चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया, लेकिन जियाओ लो ने उसे गर्दन के नीचे मजबूती से पकड़ लिया और जैसे ही वह हवा से बाहर निकला, उसने अनजाने में अपने मुंह में कुछ मल निगल लिया। बहुत हो गया, अब और नहीं, प्लीज। यांग होंगजी बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि उसका सिर एक शौचालय के कटोरे में फंस गया था और उसे जियाओ लो द्वारा मानव मल के साथ मजबूर किया जा रहा था। जब भी उसे हवा के लिए हाँफने का मौका मिला, वह नरक में एक प्रताड़ित आत्मा की तरह एक उन्मादी आवाज में चिल्लाया। आहसी बगल से देख रहा था, सदमे की स्थिति में था और उसके चारों ओर रोंगटे खड़े हो गए थे। जब जियाओ लो ने उसे देखा, आहसी डर से हिल गया और इससे पहले कि जियाओ लो उसकी ओर एक कदम उठा पाता, वह अगले शौचालय में भाग गया और रोया, मैं इसे खुद करूंगा, मैं इसे खुद करूंगा। जियाओ लो का उसका डर बाकी सब कुछ से अधिक हो गया था और उसने मल को अपने मुंह में उठाना शुरू कर दिया, लेकिन मुंह बंद होने के तुरंत बाद उसे उल्टी हो गई। उस क्षण उसने बेहोश होने के लिए आसान से ईर्ष्या की। तुम घृणित हो, जियाओ लो ने बेपरवाह होकर कहा और अंत में यांग होंगजी को रिहा कर दिया, जिसे सामान की हार्दिक दावत दी गई थी।
सार्वजनिक शौचालय से निकलने से पहले उन्होंने अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ किया। यांग होंगजी के लिए संभालने के लिए अनुभव बहुत दर्दनाक साबित हुआ था। उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई। वह पागल हो गया था और वह अपने पूरे चेहरे और हाथों पर मल के साथ फर्श पर बैठ गया और अजीब तरह से हंसने लगा। आसी अपना मुंह धोने के लिए सिंक में गया, फिर यांग होंगजी को अच्छी तरह से धोने के लिए खींच लिया। जियाओ लो ने अपनी कार चलाई और क्रिसेंट बे में वापस चले गए। क्योंकि उन्हें कुछ आंतरिक चोटें आई थी, इसलिए वह अपने अपार्टमेंट में वापस चले गए और तुरंत कमल की स्थिति में अपने सोफे पर बैठ गए। क्या यांग होंगजी और सफेद बालों वाले भिखारी के प्रति उसके कार्य अत्यधिक और क्रूर थे? बेशक वे थे, लेकिन वह हमेशा अपने शब्दों का पालन करता था और उसने कभी भी खुद को आसानी से धमकाने की अनुमति नहीं दी। एक आंख के लिए एक आंख, मैं किसी को भी जो कुछ भी प्राप्त करता हूँ उसका दोगुना भुगतान करूंगा। वह जियाओ लो था। डिंग डोंग, डिंग डोंग। दरवाजे की घंटी बजी। जियाओ लो अपनी वसूली की स्थिति से उठे और दरवाजे का जवाब देने के लिए गए। जियाओ लो के आश्चर्य के लिए यह सुली के अलावा कोई नहीं था। वह क्रिस्टल हील्स पहने और काले रंग की स्कर्ट पहने हुए आकर्षक लग रही थी, जो उदारतापूर्वक उसके पतले पैरों को प्रकट करती थी। उसने एक स्मार्ट बेज रंग का फॉर्म फिटिंग टॉप पहना था जो उसके ठीक फिगर का पूरक था और उसके लंबे बालों को बड़े करीने से बांधा गया था जो उसकी सुंदर गर्दन की गोरी और बेदाग त्वचा को उजागर करता था। वह बस उत्तम लग रही थी। तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या है? सुली ने जियाओ लो की शर्ट को देखा और पूछा। थोड़ा मूडी, जियाओ लो ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय उसने पूछा, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ है? वह ठंडा और दूर लग रहा था, जैसे कि वह एक पूर्ण अजनबी से बात कर रहा था। सुली थोड़ा नाराज हो गया और ऐसा महसूस करने लगा कि वह इस आदमी के साथ अपना लाभ खो रही थी। क्या उसके लिए कुछ भी मूल्य था जो वह पेशकश कर सकता था? सुली समझ सकता था कि उसकी आंखों में चिंता की कमी थी। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन उससे पूछने का फैसला किया, मैं आपसे पूछना चाहता था कि हरे रतालू का पेस्ट कैसे पकाया जाए? जियाओ लो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया और कहा, आपको यह पसंद है? सुली ने सिर हिलाया। आज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कल सिखा सकता हूँ। जियाओ लो ने जवाब दिया। क्यों? मुझे नींद आ रही है। जियाओ लो ने जवाब दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया।